मुझे जो फ़ेम मिली है कार कम्युनिटी के अंदर कराची में रहते हुए, वो स्टारलेट के बाद मिली थी। वहाँ पे हम और आते हैं। बाइकों की बात हुई, बाइकों का भी बहुत शौक है आपको। पहली बाइक कौन सी थी? कि मेरे घर में सारी अच्छी गाड़ियाँ और मुझे एफएक्स दिलाई, क्योंकि मेरे वालिद साहब का शायद ये था कि तुम अभी डिज़र्व नहीं करते। था भाई, छपाटर बाइक कोई बनाई हो ना, मतलब। बहुत एक्सीडेंट्स हुए, मतलब मेरा ये दोनों कॉलर बोन टूटी हुई है, राइट शोल्डर टूटा हुआ है, जो राइट फीमर थाई जैसे कहते हैं ये टूटी हुई है, पाँव की उंगलियाँ टूटी हुई हैं। उस बुरे वक्त में या ओवरऑल कोई ऐसा बंदा जो आपको याद हो, यार ये हमेशा मेरे लिए, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी? ये खड़ा हुआ और इसने जब दोनों हाथ मेरी टांग पे मारा तो वो टांग पे जो हड्डी थी वो दोबारा टूटी। था भाई, वैसे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन राहिल भाई के साथ अच्छा वक्त ज्यादा है या बुरा वक्त ज्यादा? तो मेरा हाथ यूं भी नहीं हुआ और मैं पीछे जाके धमाका हुआ हूँ, मैं मैदान के अंदर। तो वो ये बोलते थे कि तू जाता बस में है, ये ऐसी बस का कौन सा एक्सीडेंट हो जाता है कि तुझे चोट लगती है खाली। तो डॉक्टर रजा ने वो दोनों गाड़ियां बेची शुएब मलिक को। तो सानिया भाभी ने तो बोला कि ये तो सारी आग लगा दूंगी मैं गाड़ियां, इसको तो घर से बाहर निकालो। फिर सुपरा का वक्त आया, ताहा भाई ने सुपरा ली। सुपरा लेने का प्लान कैसे बना? डिसिप्लिन लेस बच्चे हैं, वो ये O1 A लेवल्स के हैं। जापान में 2.5 करोड़ रुपए की है, पाकिस्तान में 8 करोड़ रुपए की है। कैसा लगता है 50 लाख की गाड़ी है, 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? मैंने कहा अभी मैं इसकी ऐसी लूंगा, इसको आगे लगाओ, मैं विली पे क्रॉस करूंगा इसको। मैंने सबसे पहले जो पैसे बनाना शुरू किए वो फोन्स बेच के बनाना शुरू किए। क्या आप चाहेंगे सही हो जाए? मेरा नहीं ख्याल। क्या आप चाहेंगे नहीं? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सुपरा मैन अगर उन्हें बोला जाए तो गलत नहीं होगा, ताहा भाई, ताहा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम ताहा भाई, थैंक यू वालेकुम फॉर योर टाइम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर पॉडकास्ट। और मैं आपके अभी जो 2 3 4 एपिसोड आपके आए हैं वो मैंने सारे देखे हैं माशाल्लाह। और सबसे सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जी। ये जो आपने मैन केव बनाया हुआ है ना यार, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये फ़ोन में कैप्चर करके लेके जा रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह। लेकिन ये जो भी कुछ किया आपने मेरे ख्याल से तबाही है। मैंने आज तक ऐसी इनोवेशन नहीं देखी कि अंडर वन रूफ आपको ये सारा कुछ मिल रहा है, बंदा यहाँ से जज़ाकल्लाह बाहर ही ताहा ना भाई। निकले। लिटरली ताहा भाई, यहाँ पे दिन से रात, रात से दिन कब होता है हमें पता नहीं चलता। मैंने ये और इसकी सारी रील्स देखी थी जी। आपकी, जिसमें ये डे 1 क्या बिल्ड हो रहा था, 2 में क्या हुआ है, 3rd में जी। क्या हुआ है, 4th में क्या हुआ है। और अल्लाह आपको नसीब करे, लेकिन ये जज़ाकल्लाह। मेरे ख्याल से ड्रीम एक बिल्कुल इंसान का बिल्कुल, एक जो बेशक। मी टाइम होता है ना, जी। बिल्कुल। अव्वल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ। अगर मेरे पास थोड़ा मी टाइम हो तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी किसी जगह पे अच्छा, अपना। असल में पता है क्या था भाई, हम जो मर्द हजरात होते हैं ना स्पेशली, हमें अपने ऊपर, हम गाड़ी पे पैसे लगा लेंगे क्योंकि इवेंचुअली हमारे दिमाग में होता है इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, लेकिन ऐसी जगह पे या कपड़ों पे हमें पैसे लगाते हुए मौत आती है। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है बॉस। मेरे साथ भी यही मसला था। मैंने जब इसको काम के नज़रिए से देखा ना, सो माई फैमिली टोल्ड मी, यार तुम्हारा काम है, यू नीड अ प्लेस टू वर्क, प्लस तुम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो, तो जब जो करना है ज़िंदगी में वो पूरे तरीके से करना है, वरना नहीं ये करना भी है। एक ब्लेसिंग है ना कि आपके घर वालों ने आपको बोला है। बोला कि यार मैं, तुम अपने वही हमारे पैसे जैसे खर्च गरीब करो। लोग बोलते हैं कि ये कमरा रेंट पे दे देते, इससे 4 रुपए जनरेट हो जाएंगे। नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपने पैसे तुम ये सोच के खर्च करोगे तुम काम पे पैसे खर्च कर रहे हो, वरना मुझे बड़ी मौत आ रही थी कि पैसे खर्च नहीं नहीं करूंगा बॉस, आप अगर कोई स्टूडियो भी रेंट पे लेते हैं तो आप जी। यही पैसे, अगर 10 पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता 40,000 का मिलता है, 10,000 का मिलता है, 50,000 का मिलता है, लेकिन इन दी एंड 10 20 30 पॉडकास्ट के बाद हाँ, ऑलमोस्ट आप वहीं इवेंचुअली खड़े हुए होते बिल्कुल हैं ऐसे ही। जाके, और बिल्कुल आपकी ऐसे ही। चीज़ भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपका घर माशाल्लाह अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये सारी चीज़ें जिस जी। तरीके से बिल्ड की हैं। जी। तो ये आसान काम नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे ही है। ये बिल्कुल ये ऐसे ही आइडिया लेके आना और आज के है। दौर में इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करना। मीन्स अ लॉट टू मी था भाई। माशा था भाई, हमारी पॉडकास्ट में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपसे ऐसा डिस्कशन करूं कि आपकी नॉलेज से मुझे और व्यूअर्स को फ़ायदा हो सके, आपके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख सकें। तो बिल्कुल। मेरे सवालात उसी पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपकी लाइफ जर्नी से। हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हाउ योर लाइफ स्टार्टेड, क्या पढ़ा और किस तरह काम में आए, थोड़ा सा ज़रा बताएं हमें। तो बेसिकली मैं, मेरा ताल्लुक नॉर्थ नाज़ाबाद से, एंड वहाँ पे 2 बड़े मशहूर रेसर्स थे, हैं, फैसल बच्चा एंड फराज शरवानी। तो मेरा जो घर था नॉर्थ नाज़ाबाद में, मेरे घर की बैक साइड पे शाह फैसल रहते थे और मेरे घर के सामने फराज शरवानी रहते थे। एक के पास बहुत सारी सुपर कार्स और हैवी बाइक्स थी, तो कीड़ा वहाँ से जागना शुरू हुआ।
दूसरे के पास मॉडेरेट स्टारलेट थी और हैवी बाइक्स भी थी। क्योंकि फैसल भाई बहुत रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो मेरे पास मतलब उतनी वसाइल नहीं थे कि मैं कोई सीधा RX-7 या ईवो ले लूँ। तो जो बचपन की पहली गाड़ी, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव माय नंबर्स पुराने एरा के दौर में ताहा स्टारलेट के नाम से। तो मुझे जो फेम मिली है कार कम्युनिटी के अंदर कराची में रहते हुए, वो स्टारलेट के बाद मिली थी। मैंने अपने लिए स्टारलेट भी बनाई। स्टारलेट में मेरा एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट भी हो गया था। फिर मेरा एक और एक्सीडेंट भी हो गया था सुभान के साथ। उस पे भी आएंगे हम आगे जाके। पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो मैंने बैचलर्स किया एकरा यूनिवर्सिटी से, BBA, और साथ में BCom पार्ट 1 पार्ट 2 के एक साथ ही पेपर दिए थे। क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए लड़के थे, यूनिवर्सिटी में जाके आइस ब्रेकर जब उन्होंने बोला ना, तो अब हम गवर्नमेंट वाले ने सोचा कि ये आइस ब्रेकर का मतलब है भी कोई बर्फ शरफ का तोड़ के गोला गंडा बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से आए हुए थे, ऐसी कुछ सिस्टम था ही नहीं। किसी ने बोला जी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बना के लेके आइएगा। वो भी मेरे लिए एक नया वर्ड था। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ें हैं। तो उस सोसाइटी में अपने आप को, जहाँ बाइकर लौंडे शपाटर पट्टे पे जाके रेसे लगाने वालों में से था मैं, 1 to 5 वाला। पाकिस्तान होटल पे रेस हो रही है, 25,000 की रेस हो रही है, 30,000 की रेस हो रही है। वहाँ से इस एलीट यूनिवर्सिटी में, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी थी, होगी अभी भी, तो मुझे अपने आप को ग्रूम करने में बड़ा टाइम लगा। भले 1000-1200 गज के घर में रहते थे, लेकिन क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग हैं तो बड़ा लो रहना पड़ता था। मलमल के कुर्ते, 2 पट्टी की चप्पल, इस टाइप की चीज़ें होती थी। जब हम उस दुनिया में पहुंचे तो हमने कहा कि जी ये पैसे आपने घर पे क्यों रखे हुए, मतलब ये बैंक में रखने के लिए थोड़ी होते हैं, ये तो इन्वेस्ट आप अपने ऊपर करते हैं। मतलब वो सब गाड़ी में आते हैं, मुझे आप बस में भेजते हैं। तब जाके मुझे FX मिली, गाड़ियाँ मिली, और फिर कुछ दोस्त ऐसे, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन नेचर है रेस की, तो हर चीज़ तेज़ चाहिए। बाइक है तो वो ऑल्टर कर देनी थी, उसके कार्बोरेटर, पिस्टन्स, स्ट्रोक, सब चीज़ों में, गियरिंग में ऑल्ट्रेशंस, पॉकेटों में। सारे काले उस्तादों के पास हम रहे। तो जब गाड़ी आई तो गाड़ी में भी मुझे GTTI चाहिए थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे FX दिलाई। वो FX एक पहली गाड़ी आपकी FX थी? बहुत ज़्यादा मेरे लिए एम्बैरेसमेंट थी कि मेरे घर में सारी अच्छी गाड़ियाँ और मुझे FX दिलाई, क्योंकि मेरे वालिद साहब का शायद ये था कि तुम अभी डिज़र्व नहीं करते, ये सब मेरी कमाई है, मैंने बनाया है, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि तुम इसको डिज़र्व करते हो तो ये सब तुम्हारा है। तो उन्होंने हमें ग्रास रूट लेवल से रगड़ा लगवाया कि बस में भी जाओ, बाइक में भी जाओ, और ये है अपनी, तुम्हारी औकात ज़ीरो है, अपनी औकात खुद बनाओ। तो अब 2005 में जब यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे कोई 2004 की प्राडो में आ रहा है, कोई 2003 की सिविक में आ रहा है, और नए किया स्पेक्ट्रा आई थी, कोई इसमें आ रहा है। मैं FX में जा रहा था 1988 की, उसमें भी CNG लगी हुई। 3-4 दोस्त हम मिलके जाते थे यूनिवर्सिटी, 30-30 रुपये मिला के CNG दिलाते थे, 100 रुपये में आना जाना हो जाता था हमारा, नॉर्थ नाजाबाद से यूनिवर्सिटी। ऑल ऑफ अ सडन मेरे 2-4 दोस्त बने, क्योंकि मेरे घर से नॉर्थ नाजाबाद से नागन चौरंगी इज़ अ नो गो एरिया, सखी हसन के बाद उस तरफ नहीं जाना। somehow I managed to go to नागन चौरंगी, then they found कुछ मैकेनिक्स जो ऑल्ट्रेशन करते थे। फिर हमने किया क्लासिक के कोई सेडान हैच आती थी, उसके कार्बोरेटर्स ऑल्टर करे, डबल बटरफ्लाई और ये वो। देन हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड कि तेज़ गाड़ियाँ चाहिए। फिर लांसर बनाई, फिर GTTI मिली। बड़े, क्योंकि उन दिनों लोग बोलते थे ये डकैतों की गाड़ी है, शरारत, सारे डकैत यूज़ करते हैं, बड़ा एक बैड इमेज था शरारत को लेके। फिर बड़ा रो धो के पैसे चोरी करके घर से अम्मी को उल्लू बनाया, कुछ जेवर बेचे, कुछ अब्बू को उल्लू बनाया, और स्टारलेट ली। और फिर स्टारलेट सुपरचार्ज तहा अंसारी का नाम चलना शुरू हो गया। बस उसके बाद फिर आगे चलते गए, फिर हैच, फिर RX-7, फिर सुपरा। वहाँ पे हम आते हैं, बाइकों की बात हुई, बाइकों का भी बहुत शौक है आपको। पहली बाइक कौन सी थी? मैंने पहली बाइक अपनी लाइफ की ली थी 400, GSXR 400 थी। एक आती थी इसमें, थोड़ी अब तो मुझे याद ही नहीं है, मेमोरी फेड हो रही है ये।
एक आती थी एन सीरीज़, जो मेरा कज़न है विकी उमैर, एक ही कज़न है मेरे यहाँ पे जो हम उम्र हैं। तो उन्होंने एन सीरीज़ ली थी और मेरी शायद पी सीरीज़ थी, एन सीरीज़ थी, मुझे नहीं पता, एल सीरीज़ थी। तो वो हमारी पहली बाइक थी। उसके बाद एक लंबा गैप आया, फिर हमने डीटी ली क्योंकि हैवी बाइक्स महँगी बहुत होती थी। मैं सादी बाइक का पूछ रहा हूँ, पहली बाइक। सादी मोटरसाइकिल कब ली? मोटरसाइकिल। वो तो पैदा होते साथ ही हमें मिली हुई थी। जैसे ही मैं प्राइमरी से सेकेंडरी में आया था, पेंसिल से पेन के साथ मुझे मोटरसाइकिल गिफ्ट हुई और उसमें मेरे पाँव नहीं लगते थे। तो मुझे गली में 70 होती थी। नहीं, सुजुकी आती थी SR21, जिसमें वो एल्युमिनियम के व्हील्स शील लगे हुए होते थे। बड़ी हेवी बाइक स्टाइल लगती थी उन दिनों। सुजुकी शाओगन SR21 टाइप की 2 स्ट्रोक बाइक। पहली घर से बाइक मुझे वो मिली थी, लेकिन मेरे सारे दोस्तों के पास जब साइकिल्स थी, तो मैंने ज़िद करके साइकिल ली कि मैं अकेले बाइक पे क्या करूँगा। मुझे साइकिल दिलाएँ, फिर उन्होंने मुझे साइकिल दिलाई। फिर ऑन एंड ऑफ हमने ट्रेल बाइक्स का सारा जुनून पूरा किया, डर्ट बाइक्स जिसे कहते हैं। फिर हेवी बाइक से सारा जुनून पूरा किया। फिर मेरे बहुत एक्सीडेंट्स हुए। मतलब मेरा ये दोनों कॉलर बोन टूटी हुई है, राइट शोल्डर टूटा हुआ है, जो राइट फीमर थाई जिसे कहते हैं, ये टूटी हुई है, पाँव की उंगलियाँ टूटी हुई हैं, ये मुँह सारा फटा हुआ है, इधर सारे टाँके लगे हुए हैं, सर में सारे टाँके लगे हुए हैं। तो मेरे एक्सीडेंट जब बहुत होना शुरू हुए और मैं बाइक सारी छुप के रखता था, मेरे वालिद साहब को नहीं पता था कि मेरे पास बाइक्स हैं। तो जब एक्सीडेंट होता था तो फिर? तो वो ये बोलते थे कि तू जाता बस में है, ये ऐसी बस का कौन सा एक्सीडेंट हो जाता है कि तुझे चोट लगती है खाली। तो मेरा एक दोस्त होता था, ताहा चड्डी नाम था उसका, हाँ। चड्डी चड्डी हम उसे बोलते थे। और हमारा सिर्फ सोना अलग होता था, कभी मैं उसके घर सो रहा होता था, कभी मेरे यहाँ सो रहा होता था। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलता था कि वो चड्डी की बाइक थी। एक दिन तो वो पुलिस वालों को बुला के मोबाइल में बैठ के चले गए कि ये कौन लड़का है। जब देखो रात में, सदीद और जफर मेरे दोस्त होते थे, मेरे घर से रात में निकलना मना होता था। अब रात को ट्रैक जाना है, विलेज पे बाइक्स की रेस होती थी। तो उनकी अम्मी आती थी बाकायदा मेरे घर में इजाज़त देने के लिए कि इनके पेपर चल रहे हैं, तो हमें इन बच्चों को ग्रुप स्टडी के लिए लेके जाना है। तो मेरे घर वाले इजाज़त दे देते थे। फिर जब हम वहाँ जाते थे तो आंटी हमें बोलती थी कि ये इतने बजे वापस ना आए ना, तो मैं घर में बता दूँ। फिर हम वहाँ से रेस करने जाते थे, वापस आते थे, वो हमें पढ़ाती थी, हम सोते थे, सुबह नाश्ता करके भी हमारी पढ़ाई होती थी। तो इंटर मेरा उन्होंने पास करवाया है। थैंक यू आंटी, अगर आप ये देख रही हैं। तो सदीद और ज़फ़र मेरे लिए फैमिली जैसे थे। बहुत सख्त घर वाले थे मेरे, बहुत सख्ती में मैंने अपना बचपन गुजारा है, क्योंकि मगरिब के बाद बाहर निकलना बंद, पैसे नहीं मिलते थे। सबसे मेन चीज़ ये थी कि 10 रुपए भी क्यों चाहिए, कि अगर सर के बाल से पाँव के नाखून तक की सारी चीज़ें आपके घर में हैं, तो तुम्हें पैसे क्यों चाहिए और बाहर क्यों जाना है। अब इसका क्या जवाब दें कि सुट्टा लगाना है, छालियाँ खानी है। तो हाँ भाई, क्यों? वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने भी कुछ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस फेस किए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीज़ें, दीज काइंड ऑफ थिंग्स रेज अप बेस्ट लायर्स? मतलब शायद इतना नहीं होना चाहिए। ये भी एक मैसेज हो सकता है टू पेरेंट्स। द पॉइंट इज़ यार, हम जिस एरा में बड़े हुए हैं, मैं अपनी अगर बात करूँ, 90s एंड 2000s, दुनिया बदल रही थी। पीटीवी से डिश एंटीना का ज़माना आ रहा था, फहाशी का सिस्टम बढ़ता जा रहा था, और उसके बाद फिर केबल नेट आ रहा था। ऑल ऑफ अ सडन बड़े बड़े घर होते थे, एक दूसरे को कोई जानता भी नहीं था, कोई कंसर्न नहीं। मस्जिद में लान होता था तो पता चलता था पड़ोस में इंतकाल हो गया। सही है। हम उस जगह से आए। अब पॉइंट ये है कि जितने कत्लो गारत फसादात 2000 से 2010-12 के बीच में हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उनका पॉइंट ऑफ कंसर्न भी तो आप समझें कि वो ठीक होगा ना। मतलब अगर वो अपने लाशें मिलती थी, भूरी बंद लाशें मिलती थी, हमने वो ज़माना गुजारा है, ये जो जेनज़ीज़ को नहीं पता कि ये सही बात। कौन सा टाइम हाँ, हमने सही गुजारा है, कि हम घर से बाहर निकलते थे और न्यूज़ में आधा घर वालों का दिल बंद होता था। ऐसे ही है। ये मुझे बिल्कुल याद है कि घर से बाहर जाते थे, पता नहीं होता था वापस आएँगे कि आईडी नहीं कार्ड आएँगे। देख के मार दिया जाता था। उनको मेन कंसर्न ये था कि भाई आपने क्यों बाहर जाना है, मतलब बाहर ही क्यों जाना है जब सब कुछ घर में है। कि साइकिल भी आप चला सकते हैं, बड़ा घर होने के एक नुकसानात भी होते हैं कि आप साइकिल भी चला सकते हैं, आपने क्रिकेट मीडिया भी खेल मारनी है, सकते आप हैं। क्रिकेट भी घर के अंदर खेलें। 2 आस-पड़ोस वाले एक दूसरे की छतें टाँप के अगर आ जाते थे घर के अंदर, तो आप सब काम घर के अंदर से कर सकते हैं। अब मैं उनको कैसे समझाता कि हमें लेट के रेसें लगानी है, हमें बाइक्स भगानी है, हमें गाड़ियाँ भगानी है। द पॉइंट इज़, शायद अगर इतनी स्ट्रगल नहीं करते तो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते।
सही बात है, आई एग्री विद यू। कहते हैं ना, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इन हिज माउथ। उनका कोई विजन ही नहीं होता। मैंने कुछ ऐसे लड़के देखे हैं जिनके घर वालों ने बड़ी मेहनत करके उनको यूएसए भेजा, सब कुछ लगा के वो यूएसए से वापस आ गए। आगे बात पता है क्या बोली कि यार मैं वहां क्या करूं। द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी में वो बच्चा अगर ये बोले कि मैं क्या मुझे करूँ? यूएसए समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या करूं। ये मेरा एक पॉजिटिव मैसेज भी आप समझ लें कि जो यहाँ कुछ नहीं कर सकता वो बाहर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ अपने पलंग नहीं छोड़ेंगे। मैंने सबसे पहले जो पैसे बनाना शुरू किए वो फ़ोन्स बेच के बनाना शुरू किए। नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक ए से सरीना मार्केट जाता था, फ़ोन खरीदा बेचा 200 300 400, जिस दिन 500 बन गए ना सेल परचेज में, उस दिन तो मेरी अय्याशी थी। कभी 1000 का नुकसान भी हुआ। वहाँ पढ़ाई ने मुझे नहीं बताया ना कि नुकसान कैसे होता है, सही बात है, चीटर कैसे होता है, मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया, और फ्रॉड एक्सपीरियंस कैसे ने होता है। सिखाया। ये तो जब हम उस कुएं में कूदे तो हमें पता चला कि जी इसने बोला ये सील्ड फ़ोन है, दूसरी दुकान पे गए, उसने मुझे उसके अंदर दिखा दिया कि इस पे तो ये नट खुले हुए हैं और फलाना है, और मेरी तो एक 4 या 5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट भी, मेरी तो लाइफ की इन्वेस्टमेंट थी वो, एक स्टूडेंट के लिए। फ़ोन बेच बेच के हमने पैसे कमा के बाइक ली। गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स थे, चाचू वगैरह, तो पेट्रोल बहुत मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे, तो हमने पेट्रोल बेचना शुरू किया घर से। स्पॉकेट लेना है, क्लच प्लेट्स खरीदने के पैसे होते थे, डालने के पैसे नहीं होते थे। तो इस तरह की वो जर्नी शुरू हुई है। तो पैसे की कदर था बहुत है। था भाई, छपाटर बाइक कोई बनाई हो ना, मतलब कोई तो शपाटर बना। मैंने बाइक ऐसी बनाई थी कि 2005 में, नहीं 2003 या 4 की बात है, मैट्रिक और इंटर के जब सीन था। मतलब हम पे अगवा की एफआईआर तक हो चुकी थी कि हम लोग गए थे वो कौन सी जगह है, बन मुराद और लऊ, जहाँ पे वो गार के अंदर से पता नहीं ट्रैवल करते हैं सारे बाइक्स वाले जाते हैं वहाँ पे, सो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। तो हम बाइक्स पे वहाँ तक गए थे जहाँ सिग्नल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, एमी शपाटर लॉन्डो के साथ मिलके। तो हमारे घर वालों ने हमारे ऊपर एफआईआर भी कटा दी थी कि बच्चे अगवा हो गए, कि फ़ोन्स नहीं कुछ भी नहीं, सबके घर वाले परेशान थे। तो जिए शाह नूरानी जहाँ पे इस टाइप की कोई जी, जगहें जी, थी, जी। वहाँ तक गए थे हम। बाइक्स मेरा ये होता था कि बहुत बड़े बड़े गैंग्स होते थे बाइक के, और हम बचपन से ही, जो 125 का राइडर होता है ना, उसका कान उसके इंजन के साथ सिंक होता है। ये लिमिटर शिमिटर आरपीएम देखने का कोई एरा ही नहीं था। आप जब इंजन के साथ सिंक हो जाते हैं, मैं आज तक जितनी भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं कोई आरपीएम देख के शिफ्ट थोड़ी मारता हूँ, चाहे वो 1000 हाँ, हॉर्स पावर हो, चाहे वो 500 हॉर्स पावर हो। आवाज़। आप सिंक होते हैं इंजन के साथ, आपको पता होता है कि ये राइट टाइम है। 125 में भी यही होता था कि लॉन्ग स्पॉकेट वाली बाइक आपने थर्ड अगर ज़रूरत से ज़्यादा खींच दिया, उसके बाद आपने फोर्थ मारा, तो आपकी बाइक बैठ जाती थी, वो उस टाइम को पूरा करती थी और फिर चौथा गियर शुरू होता था, क्योंकि कोई लिमिटेड टाइप की चीज़ होती नहीं थी कि इंजन की लिमिट आके ख़त्म हो गई आरपीएम के साथ। तो बहुत इनसेन हम लोगों ने काम किए हैं, जिसमें मेरी रीढ़ की हड्डी भी फ्रैक्चर हुई है और 8 महीने में बेड रेस्ट पे भी रहा हूँ कि या तो सिर्फ खड़े रह सकते थे या लेट सकते थे। तो वो ज़माना गुजार के कार्स के ऊपर आए हैं, और अल्लाह ने जहाँ तक पहुँचा दिया है, मेरे ख्याल से तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि जी, मैं आज अल्लाह ने जहाँ पहुँचाया हुआ है उसका जितना शुक्र अदा करूँ उतना जी। कम। था भाई, रिसर्च शुरू किया आपने। बिल्कुल। आज तक मेरे मोबाइल में नंबर सेव है, अभी जब आपने कॉल की तो ताहा भाई रिसर्च। तो रिसर्च का नाम कैसे सोचा? मेरा एक्सीडेंट हुआ 2010 में, टांग टूटी हुई, बिस्तर पे पड़े हुए, नए नए दोस्त बनना शुरू हुए। उनमें से राहील भी एक दोस्त था। राहील अपना काम करता था, होंडा हिल गैंग के नाम से फेमस था। उड़न तश्तरियाँ टाइप की बड़ी फास्ट एंड द फ्यूरियस लिवरी शिवरी डाल के सब कुछ बना रहा हूँ। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम साथ काम शुरू करें, अपना वर्कशॉप खोलें। मेरे पास सारी प्रोजेक्ट कार्स होती थी, उसके पास सारी एस्थेटिकली जो मॉडिफाइड होती है। मॉडिफाइड होती हैं बाय लुक्स वो गाड़ियाँ होती थी। तो क्यों ना हम दो दिमाग मिलें और एक वर्कशॉप चलाएं। अब वर्कशॉप का नाम ही समझ में नहीं आ रहा था। अब हम भी फैस्ट एंड द फ्यूरियस देख के जवान हुए थे। तो एकदम से मैं बिस्तर पे लेटा हुआ, टांग ऊपर हुई हुई, और हमने कहा जी नाम नाम नाम, मैंने कहा जी चलें रेसर एज रख देते हैं।
थोड़ा यूनिक सा नाम होगा। शुरू में बड़ा ट्रोल हुआ लोगों ने कि ये तो नाम इन्होंने चोरी किया हुआ, ये है फलाना। मैंने कहा जी चलें ठीक है, हमारी खुशी है, हम दोनों खुश हैं, और हमने नाम रख लिया, बिस्मिल्लाह कर दिया और काम शुरू हो गया। शादमान में हमने जगह ली और खोली, और मुझे अच्छे से याद है कि मैं वॉकर से जाता था क्योंकि मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। और मैंने अपने खालू से 50,000 लिए थे, इसने भी अपने घर में किसी से इतने ही पैसे लिए थे अपने मामू या खालू से। हमने डिपॉजिट दिया और टूल्स डाले थे, पाने, जैक्स, छोटी मोटी चीज़ें, और बस काम करना शुरू कर दिया था। फिर उस अल्लाह ताला ने आगे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। उसी टाइम में आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, EE90 वाला। एग्जैक्टली। ये उससे पहले हुआ था, इससे इसके बाद हुआ था? रिसर्च शुरू होने के बाद हुआ था या उससे पहले हुआ था? नहीं नहीं, रेसर सच बाद में शुरू हुआ। अच्छा, ये EE90 वाला एक्सीडेंट मैं पहले हुआ था। राहील से फाइबर का काम करवाता था, लाइक जी। कोई साइड स्कर्ट्स बनवानी है कोई। मैं उस दिन भी रात में इसके पास गया, इससे कोई चीज़ उठाई इसकी शॉप से। इसने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हैदराबाद जा रहे हैं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा कॉर्नेटो खाने हम हैदराबाद जाते थे। तो मैंने सुबहान के लिए एक गाड़ी बनाई, उसको हाई कंप्रेशन किया, और वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था। अब हमें इतनी आदत थी राइट लेफ्ट पूरे हाईवे के ऊपर लेफ्ट पे गाड़ी चलाता था मैं हमेशा। तो कभी मैंने ब्लाइंड लेफ्ट नहीं किया, मैं हमेशा गाड़ी को पीछे से लेफ्ट करता था, एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके, और क्रॉस करके वापस साइड आ जाता था, क्योंकि राइट पे सारा, ये ओल्ड हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, मोटरवे तो था ही नहीं। 100 किलोमीटर तक हमने गाड़ी चलाई। उसके बाद सुभान ने कहा यार मुझे दे दें, उसने गाड़ी चलाना शुरू करी। अब जब वो राइट लेफ्ट उसको मैंने बताना शुरू किया कि ऐसे 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 देख के भाल के, मैंने उस गाड़ी का सनरूफ बंद किया और मैं नीचे झुका कोई गाना सेलेक्ट करने के लिए। एकदम से गाड़ी हिलना शुरू हुई है। जितनी देर में मैंने ऊपर देखा है उतनी देर में वो रोड नहरा हुआ है और वो डिवाइडर आया है, और राइट साइड पे ट्रक था। लेफ्ट में हम कहीं जा नहीं सकते थे। राइट पे टायर पे गाड़ी लग के जब वापस हुई है तो सामने डिवाइडर था, और जब वो डिवाइडर पे गाड़ी लगी है तो डिवाइडर तो कोई इम्पैक्ट ले नहीं सकता था। तो इंजन वगैरह सब फायरवॉल तोड़ के अंदर आया, जिसमें मेरी ये टांग राइट वाली 10 पीस में टूटी। ये पूरा मुंह फट गया था, इधर 30-35 टांके लगे हैं। और सुबहान का फुल स्कल टूट गया था मुंह। उसके ब्रेन में ना ऑक्सीजन जा रही थी ना खून जा रहा था। तो एक बड़े साइज के तरबूज जितना उसका मुंह था, और कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा। और बस सीटियां बज रही, सब कुछ हो रहा है, एयरबैग शेयरबैग सब फट गए, सत्यानाश हो गया हमारा। और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। जैसे तैसे मैंने फ़ोन किया दोस्तों को अपने कि हम, मुझे नहीं पता कहाँ हैं, लेकिन हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और सुबहान अनकॉन्शियस है। हम गए, हमें लेके चले गए हॉस्पिटल LMC। वहाँ जाके जो जो हुआ वो तो मैं अभी भी सोचता हूँ, मेरे ये गूज़बम्स आ रहे हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बंदा आया, उसने इतना बड़ा सूआ लिया, उसने कहा अभी मैं टांके लगा देता हूँ। मैंने कहा तुम अल्लाह का वास्ता है। और दोनों मॉडलिंग शॉडलिंग का भी बड़ा जुनून था, बॉडी शॉडी बना रहे थे। तो मैंने कहा आप छोड़ दें। टांग मेरी इतनी छोटी थी, बेसिकली दोनों टांगों में इतना फर्क था, क्योंकि वो टूट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई थी। और जब हम एम्बुलेंस में थे तो सुबहान का आखिरी बिल्कुल बेहोश होने से पहले ऐसा था कि उसने कहा कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और जब वो एम्बुलेंस चल रही थी तो उसके अंदर खून इतना पड़ा हुआ था कि वो खून इस तरह जैसे वो वाली बर्फ़ वाली गाड़ी नहीं होती, जब वो ब्रेक मारती है तो पानी आगे जाता है, जब वो चलती है तो पानी पीछे आता है। तो हमारी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। वो खड़ा हुआ है और माशाल्लाह हट्टा-कट्टा इंसान है, तो उस वक़्त भी था। उसने अपने दोनों हाथ मुझे करवट लिटा दिया था लेफ्ट की तरफ, क्योंकि राइट टांग टूटी हुई थी। तो मेरे सामने सुजुकी उसकी एम्बुलेंस की साइड वॉल थी। साइड में। ये खड़ा हुआ और इसने जब दोनों हाथ मेरी टांग पे मारा तो वो टांग पे जो हड्डी थी वो दोबारा टूटी। पहले वो एक दफ़ा टूटी हुई थी, फिर वो दोबारा टूट गई। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़देह माहौल था। मैं सोच भी नहीं सकता। तो गलती से मारा उसने? मतलब उसके ब्रेन में ना ऑक्सीजन जा रही थी, ना उसके पास कोई ब्लड जा रहा था, तो उसको पता ही नहीं था कि बॉडी का हाथ से दिमाग से क्या ताल्लुक है। और उसके बाद वो गिर के नीचे बेहोश हो गया। उसको स्ट्रेचर में डाला, मैं वहाँ गया। मुझे याद है सैम, हैदराबाद, सैम मेमन। सैम मेमन, उसका भाई सबसे पहले पहुँचा था और वो भी पहुँचा था। खैर सब ब्लर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे स्ट्रॉ दिया, जूस दिया, तो जब मैंने जूस पीना शुरू किया वो यहाँ से सब बाहर आ गया। इतने शीशे घुसे हुए थे।
और फिर थोड़ी देर के बाद एक बंदा आया, आके मेरे सीने के ऊपर बैठ गया। एक ने मेरा इधर से हाथ पकड़ा, एक ने मेरा इधर से हाथ पकड़ा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, हम बस आपकी थोड़ी टांग खींचेंगे, सीधी हो जाती है तो हम इस पे ना लकड़ी शकड़ी रख के बांध देते हैं जब तक आपके घर वाले नहीं आते। मैंने कहा, तकलीफ होगी? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा, मेरे सीने पे क्यों बैठे हुए हो? तो बहरहाल उन 4-5 लोगों ने जब उसने मेरी टांग खींची तो बस वो आखिरी चीख निकली। और मैं ताहिर भाई से, मैंने स्टारलेट सलेका वाले, हमारे ताहिर भाई वो वाले, अखलाक ऑटोमोबाइल्स, जी। आखिरी फ़ोन मैंने उनको किया है। और मेरे सामने जब ये सैम का भाई या कोई आया, मैंने उसको आखिरी फ़ोन पकड़ाया और फिर मैं बेहोश हो गया। बस मुझे किसी की अपने की शक्ल देखनी थी। बस फिर उसके बाद बिस्तर पे पड़ा रहा। फिर राहील से ऐसी दोस्ती हो गई कि वो अपना काम बंद करके रोज़ाना मेरे पास आ जाया करता था घर पे। तो फिर हमने सारा प्लान किया वर्कशॉप वगैरह खोलने का। और फिर 2010 बैरिया टाउन इवेंट, रेसिंग सिस्टम एंड ऑन एंड ऑन। नाज़िमाबाद में हमारा कराची का रेस, उसमें भी आप वो थे? मैं सेकंड वाली में था, क्योंकि मुझे 2008 के बाद, 9 के बाद कस्में मिल गई थी अम्मी की तरफ से कि तुम गाड़ी नहीं भगाओगे। तो 2010 के इवेंट में भी येलो शेरड मैंने भगाई थी, लेकिन वो रजिस्टर्ड राहील के नाम से थी। अच्छा। यूट्यूब के अंदर भी है, आप वो वीडियो देखें आपको नजर आएगी। तो अम्मा को फ़ोन करके बोला कि हम इतनी दूर आए हैं, अम्मी प्लीज़ आप अपनी कसम वापस ले लें। अगर मैंने रेस नहीं लगाई तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, और गाड़ी ख़राब है और उससे चल नहीं रही, और नॉस दे दी है। अम्मी ने कहा, अच्छा जाओ बस एक कर लेना। बस वो एक दरवाज़ा खुला तो फिर आगे चले ही गए। तावी उस बुरे वक़्त में, स्पेशली उस बुरे वक़्त में, या ओवरऑल कोई ऐसा बंदा जो आपको याद हो, यार ये हमेशा मेरे लिए, ही वाज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी? यार मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे दिल के 2010, 12, 15 से पहले की अगर आप बात करें, तो मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटे। मेरे साथ फिज़िकली खड़ा रहा राहील, और मेरे साथ फाइनेंशियली खड़ा रहा उमैर कमर। ये 2 वो लोग हैं जिनकी वज़ह से ये दूसरी लाइफ़ है जो जो मैं अब जी रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप, मतलब ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जिसके ऊपर आपको रिग्रेट होता है। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, जेल, ये वो सब इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो एट अ टाइम आपके लिए भाग-दौड़ करे, गाड़ी स्टार्ट करे और भाग जाए। वो राहील था। और वो हमारे इतने इनिशियल स्टेज पे हुआ था मेरे से कांड, कि फाइनेंशियली उस वक़्त उमैर कमर बहुत स्ट्रॉन्ग था, अभी भी है। तो ये 2 वो लोग हैं जिनका मैं, मतलब मेरी लाइफ़ में ये बहुत ज़्यादा रहे हैं, खड़े रहे हैं। उसके बाद तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग आ गए हैं कि अब तो, मतलब मिलियंस और बिलियंस की अगर बातें हों तो वो एक झटके में आ जाती हैं। लेकिन मैं वो टाइम इसलिए याद करता हूँ कि अगर वो टाइम सही नहीं होता तो ये टाइम भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ताहा भाई, वैसे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन राहील भाई के साथ अच्छा वक़्त ज़्यादा है या बुरा वक़्त ज़्यादा यार है? अच्छा वक़्त ऑब्वियसली 11-12 साल रहे हैं तो अच्छा ही वक़्त होता है। बुरा वक़्त तो ये भी 4-5 साल से शुरू हो रहा है जब हमने काम अलग किया है। हाँ। वो इसमें भी ताहा बुरा भाई, मतलब बुरा वक़्त क्या है यार? ये मुझे एक बात बताएँ कि क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि दूसरे लोग ज़्यादा पिन करने वाले हैं, और वो लोगों को अगर इस फैक्टर से हम बाहर कर दें तो शायद आपके और उनके नहीं, बीच में इतनी नहीं, 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 तनाज़ुआत नहीं, ना ये हों? आप अलग परसेप्शन से देख रहे हैं। देखिए मैं बहुत ज़माना रहा हूँ राहील के साथ, मुझे पता है। और बस कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से एक पर्सनल ग्रज आ जाता है, कि बंदा बोलता है कि यार मेरा बस चले, मैं इसे जान से मार दूँ। तो मेरे ख़्याल से राहील की तरफ से थोड़ा-सा एक ऐसी सिचुएशन है कि वो जब भी बोलता है थोड़ा बुरा ही बोलता है मेरे लिए। अच्छा, सब छोड़ें, मैं हाँ, चाहूँगा ही नहीं कि मैं लेकिन बुरा सुनूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, लेकिन मैं मेरी मेरी मेमोरीज़, क्योंकि मेरे दोस्त ही बहुत लिमिटेड थे, तो मेरी 10-12 साल की मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं। बुरी मेमोरीज़ नहीं है मेरी, बुरा वक़्त है। जो अभी हाज़िर चल रहा है, ये वक़्त बुरा है। क्या आप चाहेंगे ये वक़्त सही हो जाए? या मेरे ख़्याल से अगर ये वक़्त सही हो जाए या ये सब हमारे बीच में नॉर्मल हो जाए तो ज़िंदगी का एक करंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन करंट तो ख़त्म हो जाएगा। एक ताहा होता है ना भाई, किक। मेरी आपसे पर्सनल बात हो रही थी कि यार माशाल्लाह आपका भी बेटा बड़ा हो रहा है, उनके भी बच्चे हैं। तो एज़ अ पैरेंट क्या आपको अच्छा लगेगा कि यार मैं, मतलब देखिए मेरी तरफ मेरे से कभी मेरे बच्चे ये चीज़ देखेंगे, व्हाटएवर द फाइट, क्योंकि कभी-कभी चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट में गलत तरफ भी निकल जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक देखें, है? मैं जो मर्ज़ी कर लें, मैंने कभी गाली नहीं दी और मैं कभी गाली दे भी नहीं सकता। और मेरी अपब्रिंगिंग नहीं है कि जिसके साथ मैंने ना 10-12 साल गुज़ारे हों, भले जो भी मसले-मसाइल हों, मैं 3rd या 4th पर्सन के सामने उसको गालियाँ नहीं दूँ। हाँ,
हम काम से रिलेटेड ही एक दूसरे को बैड माउथ करते हैं ना यार, इसकी गाड़ी घटिया है, इसकी गाड़ी घटिया है, तो यार ये तो शोरूम वाले भी करते हैं, ये तो हर बंदा करता है ये सारे काम, तो इसमें हम ह्यूमन है ना यार, हम बिल्कुल सही तो नहीं हो सकते। और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि जी मुझे तुम अच्छे लगते हो और ये भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है, तो भाई बुरा कौन लगता है? हर इंसान का एक अपना पर्सनल परसेप्शन होता है। वो जिंदगी क्या जिसमें दुश्मनी ना हो, हर चीज। लेकिन हाँ, फिर भी क्या आप चाहेंगे सही हो जाए? मेरा नहीं ख्याल। क्या आप चाहेंगे नहीं? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। क्यों? मैं कहता हूँ कि बस ये ऐसे ही रहे। यार देखें, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है माशाल्लाह, उसके पास अलग काम है, उसका बड़ा वर्कशॉप है, मेरा अपना काम है, मेरा अलग वर्कशॉप है, मैं भी बाहर हूँ, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जिसकी ज़िंदगी में कोई फाइट नहीं होती या कोई दुश्मन नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में किक भी नहीं होती, बोर हो जाता है इंसान। चलो मेरे पास एक तो सुकून है ना। अच्छा नहीं लगता आपको क्या ज़िंदगी हाँ, में? मैं कहता हूँ कि जी अब सुबह उठें, कोई अगर इंस्टाग्राम पे हलचल नहीं है या किसी ने मेरे अंदर उंगली नहीं की हुई या उसके अंदर, हम जवान है ना यार, यही चाहिए होता है। जब बुड्ढे हो जाएंगे एक दूसरे से गले मिलेंगे, मैं उससे ऐसा माफी तो नहीं मांग है लूंगा। बैकग्राउंड में रात को बैठे हुए दोनों भाई कर रहे होते हैं और क्या नाम है यहाँ पे अब बोलते हैं ये कि कल ये कल तू ऐसा पोस्ट डाल दियो और ना क्या नाम है मैं ऐसी डाल दूंगा, जरा नहीं चलते रहना चाहिए सिस्टम। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, सीरियस हो दो गया था तीन नहीं नहीं दो ऐसा दो कुछ नहीं तीन है। 2-3 साल हो गए होंगे हम्म। हमारी बात भी नहीं हुई। और मैं वैसे भी अवॉइड करता हूँ यार, सीधी बात है। इसके जितने भी पॉडकास्ट हों या जहाँ पे जो भी कर रहा होगा, मैं कभी ना ही नहीं गया कि वहाँ जाके कमेंट करूँ कि यार ये सच है, ये झूठ है, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। और मैं कहता हूँ उसको भी थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, इतनी जल्दी फर्स्ट किक स्टार्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा कभी कभार लेट स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन खैर है, चले उसके अंदर कभी बचपना भी जिंदा है, अच्छी बात है। चलिए खैर, आपका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद फिर से पहली बार जब किसी तेज गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे, क्या फीलिंग क्या थी? उस दिन से लेके आज तक मेरी कोशिश ये होती है कि ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूं। मुझे नहीं याद पड़ता कि शायद 10 साल भी गुजर गए होंगे, 2020-22 तक भी, कि कोई गाड़ी चला रहा और मैं सो गया। क्योंकि मेरे जो ये हालात हुए थे, मेरी वजह से नहीं हुए थे, किसी और की वजह से हुए थे। चलती गाड़ी में नींद नहीं आती अब, जो मर्जी हो जाए, मैं स्टीयरिंग कोशिश करता हूँ मेरे हाथ में रहे। ये एक ट्रॉमा है लाइफ का, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़िंदगी मिल गई, क्योंकि हम अधमरे गए थे एलएमसी, अल्लाह ने जान डाल दी और हम जिंदा हो गए, वरना घर तो। वालों का क्या रिएक्शन था? सर घर वालों का रिएक्शन पता है क्या है? एक दफ़ा मेरा उफ एक्सीडेंट हुआ बाइक पर्टिकुलर पे, मेरी मैं लेट के रेस लगा रहा था लेटी लगे लेटी में थे आप? नॉर्थ नाज़ाबाद। बच्चे पट्टे में? नहीं नहीं, नॉर्थ नाज़ाबाद में रोज़ा खुला, चड्डी को मैंने बुलाया। वो मेरी RX-7 पे था, मैं अपने दोस्त एक ताबिश है, उनका भी बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसकी बाइक थी और हमने कोई मंजन किया उसके अंदर। और गोलीमार चौरंगी से ब्रिज होता था, मतलब अभी भी है वो मेरे ख्याल से। मैंने और चड्डी ने बोला कि हम बाइक्स लेके निकलेंगे घर से खजूर खाते साथी। हमने बाइक्स ली, क्योंकि गोलीमार राउंड अबाउट से सिग्नल से टूवर्ड्स 7 नंबर का ब्रिज और ये वो। तो मेरी RX-135 थी, डबल पल्सर ऑल्टर्ड थी, वो भी पूरा मीटर 160 मार के सुइयां शुइयां तोड़ देते थे, तो वो मैंने चड्डी को दे दी। और मैं ताबिश की बाइक पे 1 to 5 पे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट बाइक ऊपर, नीचे आते साथ ही वो एक स्टाइल के पॉइंट्स होते थे जैसे आपके ड्रिफ्टिंग में, कि कौन शिफ्ट मारते साथ ही अपना पाँव फौरन पीछे लेके जाएगा और फिर हाथ से गियर शिफ्ट होंगे उसके। तो RX मेरी जो थी वो तो निकल के, और चड्डी था भी बिल्कुल ऐसा, निकल गया, मैं उसके पीछे। अब मैं लेट चुका हूँ, वो बैठा हुआ जा रहा है, बहरहाल मैंने उनको ड्राफ्ट हवा काटना सिस्टम किया, और जैसे ही मैं काट के उसको बाहर निकला तो मुझसे गलती हुई, क्योंकि मैं एक्सट्रीम राइट पे था, ब्रिज के ऊपर चढ़ते साथ ही मैंने उसको पीछे से मुड़ के यूं देख के, जितनी देर में सामने देखा, जितना आपका मेरा फर्क है, इतने सामने मेरे पास ब्रिज के ऊपर एक मेहरान आंटी थी कोई, उन्होंने बंद करके डबल इंडिकेटर जलाए थे। तो मेरा हाथ यूं भी नहीं हुआ और मैं पीछे जाके धमाका हुआ हूँ। मैं मेहरान के अंदर, आधे मेरा जो लोअर बैक थी वो मेहरान से डिग्गी से बाहर लटकी हुई, और जब बाइक पीछे से आई है तो वो बाइक ऐसे हो गई, बाइक का फ्रेम और टंकी मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसे हो गई, उल्टी हो गई बाइक। अबे था भाई क्या क्या तो किया है रीढ़ आपने? की हड्डी फ्रैक्चर हो गई मेरी, और आंख में मेरे शीशा लग गया। तो डॉक्टर ने मेरा बाल तोड़ के बताया कि ये जाया होने का और इस आंख का फर्क है, राइट वाली। अब
रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, मतलब फ्रैक्चर हुई हुई है, बैठा नहीं जा रहा मुझसे। तब मैं फिर सदीद के पास गया, उनके अब्बा आई सर्जन थे, या अभी भी करते हैं मुझे नहीं पता, काफ़ी टाइम हो गया मिलने में। उन्होंने मेरी आँख में से वो शीशा निकाला और इतनी बड़ी पट्टी लगा के पट्टी बाँध दी, क्योंकि घर में था। अब मैं परेशान ये कि मैं घर कैसे जाऊँ? मेरी अम्मी ने गेट खोला, हाय! मेरे बच्चे की आँख चली गई और वहीं नीचे बेहोश हो गए। अरे! ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जाता था, वो कहते थे बेटा हम बीमारों का इलाज भी करते हैं, ये हर दफ़ा टूट-फूट के क्यों आ जाते हो? कभी काँधा टूटा हुआ है, कभी कुछ टूटा हुआ है, कभी घुटना निकल गया, कभी कोचिंग जा रहे हैं। मतलब सीधा-सीधा लियाकत क्या नाम है, सॉरी, अज़हर अली शाह जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ, तो मैं उनको बोलता था ज़हर का इंजेक्शन दे दो, मेरे घरवालों को फ़ोन नहीं करना, क्योंकि अब अगर पता चला कि मैं बाइक से गिर के वापस आया हूँ, तो ये तो मुझे बीच में से 2 कर देंगे। वो पॉइंट आ गया था मेरे पास लाइफ़ में, इतने एक्सीडेंट हुए थे मेरे। खैर फिर सुपरा का वक़्त आया, ताहा भाई ने सुपरा ली। सुपरा लेने का प्लान कैसे बना? मैं सुपरा लेने नहीं गया था, मैं पेशावर गया था RX 7 लेने, जो बेसिकली असद अख्तर के पास है। ओके। वहाँ हमारा उस गाड़ी का सौदा नहीं बना, 2-3 लाख रुपए का फ़र्क आ गया। ऑल ऑफ अ सडन मुझे एबटाबाद से खिज़र का मैसेज आया कि एबटाबाद भी आ जाएँ, तो असमत जान और बाकी दोस्त साथ थे, उन्होंने कहा ऐसे एबटाबाद पहुँच जाते हैं। 3-4 घंटे में हम एबटाबाद पहुँच गए बहरहाल, और वहाँ हमने सुपरा देखी, चलाई-वलाई। पॉइंट ये था कि बारिशों की वजह से मैं अपनी चेकबुक वगैरह सब यहीं छोड़ गया था फ्लाइट लेके। उसने हमें वो गाड़ी दे दी कि यार चलें, हमारा सौदा हो गया, वहाँ से ईवो भेज दें। हमने ईवो लोड कराई, मेरे पास ईवो थी एक सिल्वर कलर की, और सुपरा हमने ले ली। हम बाय रोड वहाँ से एबटाबाद से पेशावर आए, पेशावर से इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से लाहौर गए, मैं और राई, और लाहौर से फिर हमने वो गाड़ी लोड करी जो कराची आई। तो वहाँ से फिर हमारा एक सिस्टम शुरू हुआ सुपरा की तरफ का। शुरू में बहुत टाइम मैंने उसको ट्विन टर्बो स्टॉक रखी, फिर मैंने उसका इंजन और गियर बेचा, उससे जो पैसे आए फिर मैं गया वो माजिद वाली सुपरा का सारा सेटअप इस्लामाबाद से लेके आया। उसमें ECU चेंज किया, इंजेक्टर्स चेंज किए और टर्बो चेंज किया, और आवाज़ ने वो गाड़ी ट्यून करके ऐसी दी मुझे कि मतलब उसने तबाही फेर दी, और मैं बावला हो गया। और लोगों ने पाकिस्तान में बेसिकली इस जंगली स्टाइल की सुपरा चलना सिल्वर कलर की पहली दफ़ा कराची में देखी थी, क्योंकि मैं तो दिन और रात ट्रैक पे ही रहता था, बस धमाके और पटाखे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई कोई एक एक्सपीरियंस सुपरा या किसी भी एक गाड़ी के साथ, यार ये गाड़ी के साथ ये एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस, यार ये याद है, दिस इज़ अ देखिए मेमोरी। सुपरा के साथ मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, एक या दो ही बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। एक मैंने वो हल्की फुल्की ड्रिफ्ट करते हुए निकालते हुए, जब हम सारे निकले हुए थे, उसामा, मैं, एयरपोर्ट रोड पे मुझसे वो हल्की सी इतने से कर्व पे लगी थी तो उसका रिमशम टूट गया था। एक बुरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं वो गाड़ी लेके निकला, PSO शायरा फैसल से मैंने पेट्रोल डलाया, और मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3000 RPM के अंदर थी गाड़ी, और मैं पता नहीं किस जोन में था, मैंने उसको फुल एक्सीलेटर दिया, तो 3000 से 5000 पे, क्योंकि 6-7 लगा हुआ था, बहुत जल्दी वो टॉर्क बनाती थी, और टायर भी हम ड्रिफ्टिंग कर करके ख़त्म कर देते थे। तो बहरहाल शीशे जैसी रोड, हल्का सा शायरा फैसल, आपको पता ही है PSO से कर्व हो निकल रहा के होता है, मोड़ रहा होता है। कर्व हो रहा होता पता नहीं मेरे जहन में क्या था, क्योंकि मेरे लिए भी इतनी हाई हॉर्स पावर गाड़ी रियल नहीं थी, तो मैं शायरा फैसल पे 360 घूम गया। तो वो एक टाइम है। था खाली था उस कि टाइम रोड? खाली तो नहीं था, लेकिन मतलब इतना बचत भी हो भरा गई, हुआ नहीं होता था जिस तरह अब भरा हुआ है। बचत हो गई। हाँ, मतलब वो मैं रोड के बीच में, क्योंकि रोड कर्व हो रहा था, तो बस वो घूम के एक दफ़ा 360 और फिर वो सीधी हो गई। मैंने उसको स्टार्ट की, राइट लेफ्ट करके निकल गया। तो वहाँ थोड़ी-सी लुक-लुक हुई थी मेरी। तो सुपरा से पहले सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और मेमोरीज़ RX 7 सवाना के साथ सवाना थी, के साथ मैंने थी। उसमें भी बहुत भगाई है। फिर मैं सवाना तो मतलब वो तो वो वही आ रहा था, जब वो चलती हुई अच्छी खूबसूरत दिखती थी, उसके अंदर वो डेफ़ी की गेजेस। बात ये थी कि गाड़ी 10 लाख की होती थी, खर्चा 30 लाख का होता था। ऐसे ही। और अभी भी सुपरा ही ऐसी थी, 18-20 लाख रुपए की मैंने खरीदी थी, और पागलों की तरह पैसे लगा दिए थे। पैसे लगते हैं तो गाड़ियाँ चलती हैं बॉस, ये मांगे-तांगे पहली में। पहली सुपरा कितने की ली थी आपने? मुझे गाड़ी पड़ी थी 22 लाख की या शायद 19 लाख की, सामान बेच-बाच के मैं अगर कॉस्टिंग लगाऊँ बिल्कुल। अभी अभी बच्चे देख के तो सर पीट रहे होंगे, बोलेंगे अरे वो किधर थे अब्बू आप उस सर टाइम पे, क्यों नहीं सर खरीदी आपने सर सुपरा? पीटने की बात नहीं है ना, उन दिनों हम्म, 30 लाख रुपए की हाँ सिविक होती थी, ऐसे ही है। ब्रांड न्यू। आज आई 1 करोड़ रिमेम्बर। रुपए की सिविक है। अब बिल्कुल। बात ये है कि 8-8 लाख रुपए की RX 7 है, एमएनएसटी में आई है, 13-13 लाख रुपए की भी हमने खरीदी और बेची भी है। ऐसे मतलब है। मैंने एमएनएसटी में सिल्वर RX 7 में वंजे दाल के पेशावर में हारिस खान को 15,50,000 की बेची।
तो वो एक ज़माना था, 5 लाख की अच्छे वक्त पे RX-7 थे हम भी। लोग, हमने अपने शौक सही से पूरे किए। यार आप ये देखो ना कि उस ज़माने में भी हमें वो गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से लेनी पड़ती थी क्योंकि घर वाले उतने पैसे नहीं देते थे। आजकल तो सही नया लड़का लेके घर से पहले ही दफ़ा ही करोड़ रुपए की बात होती है यार। सही बात है। जिस बच्चे से बात करो करोड़ रुपए, मतलब C63 मुझसे हर 18 साल का बच्चा मैसेज करता है जी C63, अब करोड़ रुपए की है ना C63, 105 की है। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आफ्टर कोविड लोगों की मेंटालिटी बदल गई है। दे वांट टू यूज देयर मनी बिकॉज देयर इज नो टुमारो। उनको ये पता है कि ये आज है तो अभी है, नहीं है तो कल भी नहीं है। सही बात है। एक सबसे सबसे अमेजिंग चीज़ मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखी, जो उस टाइम ना शायद इतनी कदर भी नहीं थी हमें गाड़ियों की। GTR 33 चेसिस, बी सही एन है। आर थर्टी थ्री BNR 33 को काट दिया पकड़ के आपने 34 बनाने का। कैसे ख्याल आया या फिर क्या द सोचा था? पॉइंट इज वो GTR हमने फाइबर बॉडी किट के साथ 34 की, और दुनिया में बी BEE-R 334 की किट्स मिलती थी कि फ्रंट से 34 बैक से 34 हमेशा से बहुत सुपीरियर थी। 33 दो चार आ गई थी एमएनएसटी के अंदर, इधर उधर रोल रही होती थी, आरबी सबके उड़ गए थे, हमारा भी उड़ गया था और हमें नॉलेज नहीं थी। हमें नहीं पता था कि हमारे पास क्या है, तो हम दोनों प्लान बनाया कि चलो, क्योंकि किसी और की गाड़ी थी, हमारी थोड़ी थी। और 34 3 गुना ज़्यादा प्राइस में भी नहीं मिलती थी, मतलब 2.5 करोड़ की भी 34 नहीं मिलती थी और ये 30 लाख की भी नहीं बिकती थी। ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने कहा चलो लेट्स डू 34। फिर हम दुबई गए, दुबई जाके 2012 में रासुल खैमा गए, वहाँ जाके एक बंदे से मिले जो एयर ब्रश पेंटिंग करता था, सलाह। उसने हमें अपनी गाड़ियाँ दिखाई और उसने कहा कि मैंने ये 33 को 34 बना दिया। हम तो अमेज हो गए देख के कि यार ये तो दुनिया में पहला काम होगा जो पीछे से भी 34 हो जाएगी। तो उसने बताया कि जी इस तरीके से आप स्पॉट से स्किन निकाल दें इसकी और ये फाइबर की स्किन पेस्ट कर दें इसके ऊपर। हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, हमने उसकी स्किनें निकाली और फाइबर की ऊपर पेस्टिंग की और उसको 34 बना दिया। 1.5 साल लगा हमें उसकी शक्ल सूरत सीधी करने में, कभी यहाँ से फेंडर में मसला, कभी वहाँ से मसला। हमने बना दी, बनाने के बाद रखी, फिर वो हमसे कोई ख़रीदे ना, ऐड लगाए, सब कुछ करे, सिंगल टर्बो भी हुई भी, आरबी भी थी, 6 स्पीड भी, सब कुछ, लेकिन वो बिके नाम से। फिर डॉक्टर रजा हमारी ज़िंदगी में आए। ना मुझसे सुपरा बिक रही थी, नो बडी वॉन्ट्स टू बाय तहा अंसारी सुपरा। मुझे ये भी याद है कि मैं ये सुपरा क्यों खरीदूं जब पैसे भी मैं दूं और नाम भी है तुम्हारा चले इसके ऊपर। तो वो मुझे एक ऐसा टाइम लगा कि यार ये जो फेम है ना, कहीं को आपके गले भी आ जाता है चीज़ों में कि जी मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं लेना चाहता। तो डॉक्टर रजा ने वो दोनों गाड़ियां बेची शोएब मलिक को। शोएब मलिक को क्या पता कि कहाँ अंसारी, कौन रेसर एज। ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड विद फरहान भाई एंड डॉक्टर रजा। तो समहाउ हमारी उससे जान छूटी क्योंकि गले में फंसी हुई थी वो गाड़ी। उसको सुपरा बेची और R34 बेची और वाइट एक RX-7 बेची जो रॉकेट बनी हुई थी, अभी वैस भाई के पास है। फिर उनका खुद उन्होंने गाड़ी जब मारी सुपरा, तो सानिया भाभी ने तो बोला कि ये तो सारी आग लगा दूंगी मैं गाड़ियाँ, इसको तो घर से बाहर निकालो। वी गॉट अ चांस टू बाय इट बैक इन अ वेरी गुड प्राइस। देन आई एंड डॉक्टर रजा वेंट टू दुबई। हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली नहीं, मतलब हमने कहा चलो उसको अब वापस 33 GTR करते हैं। देन वी बॉट अ सीरीज 3 सेम सिल्वर RX-7। RX-7? ओ R33 मेरे ख्याल से 88 या 90,000 चली हुई R33 GTR पूरी खरीदी, दुबई में काटी और काट के लेके आए, हमने इसको फुल रीडू किया सीरीज 3 के साथ, क्योंकि फ्रंट एंड तो सारा बोल्ट ऑन था। रेयर स्किन्स इसकी दोबारा हमने GTR की लगाई हैं, इसका ओरिजिनल सिल्वर कलर किया। फिर हमने कहा यार छोड़ो, अब हमारे पास एक पूरा कंप्लीट GTR का सेटअप पड़ा हुआ है, किसी भी गाड़ी को हम दोबारा GTR कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर फिर फुल RB30 बिल्ड किया, 6 स्पीड खरीदा, गेट्रिक खरीदा, सब कुछ कर करा के आज वो गाड़ी माशाल्लाह 600 650 व्हील है और 4 बंदों के साथ एसी के साथ डेली भाग रही है। फर्स्ट उसके बाद फिर नया दूसरा एक और एरा हिट हुआ जब ये सारी 300 ZX का एरा गया और सुपरास का गया और फिर आप आए कन्वर्जन के ऊपर। आई कुड बी रॉन्ग, शायद आप लोगों ने पहली C63 कन्वर्ट की कराची थी में कराची में। पहली HPR ने की थी, उनको देख के कीड़ा जागा कि हम C63 कन्वर्ट करते हैं।
फिर हमने एक C63 खरीदी जो मुझसे काकड़ ने फ़हद काकड़ ने खरीदी। फ़हद काकड़ के बाद वो साहिबजादा सुल्तान के पास गई और उसके बाद अभी लाहौर में एक भाई के पास है। तो वो हमारी पहली गाड़ी थी जो हमने कन्वर्ट की और हमें उसमें 8 लाख रुपए बचे थे बेचने में। हमारी कॉस्ट थी 50-52 लाख रुपए और हमने 60 लाख की शायद बेची थी। तो एक बहुत, क्योंकि सुपरा इतनी इंजन उड़ा दी थी मेरे, क्योंकि उनमें स्टॉक वायरिंग सब कुछ था, तो मैं तंग आया हुआ था सुपरा से। तो मुझे लगा कि ये C63 एक ऐसी गाड़ी है जो 4 डोर सुपर स्पोर्ट सेडान है। मुझे कुत्ते की तरह कूटा हसामुद्दीन ने, मेरे साथ वो बैठा हुआ था शायद फजील पीरज़ादा, कुत्ते की तरह कूटा मैं अमान की RX-7 से। तो मैंने कहा यार ये क्या टट्टी गाड़ी है। अच्छा उन दिनों ट्यूनिंग श्यूनिंग का भी कुछ नहीं पता था, मर्सिडीज खोल के वापस जोड़ना एक बहुत बड़ा हुआ था। बहरहाल मुझे जो सुपरा का 1000 हॉर्स पावर 770 व्हील की गाड़ी थी मेरी, वो किक नहीं मिल रहा था एक C63 के अंदर, कि जो मर्जी हो जाए सेकंड गियर के बाद वो फुस हो जाती थी। ना LSD का पता था ना कुछ था, एक सादी गाड़ी हमने खरीद ली थी। बहरहाल फिर मैंने कहा इट्स जस्ट अ गुड कार फॉर अ बिजनेस पर्पस। हमने तो फिर अंधी फेर दी, फिर ई भी मंगाई, फिर एम भी मंगाई, फिर ये भी, फिर वो भी। फिर हमने कहा कि जी ये, उस ज़माने में बचत भी बहुत अच्छी होती थी। तो वो टाइम था जो 2018 से लेके 2022 तक, जिसमें आपने अपने पैसे बना लेते हैं। फिर एक के बाद एक लोग आते गए उसके अंदर, काम के अंदर कूदते गए और फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया और अब गंदगी बहुत होना शुरू हो गई है। और शायद डिमांड एंड सप्लाई का भी एक गैप होता है डिमांड ना। एंड सप्लाई हम नहीं पूरी कर सकते। अगर आप डेली 20,000-30,000 बच्चा 18 साल का हो रहा होगा, तो हम तो इतनी सी डिमांड भी नहीं पूरी कर रहे C63 की। ठीक हो गया। अच्छा तो था भाई, कोरोला भी तो बहुत सारी आ रही है, उसी रोज आ उसी रही है। एरा में 18 वाले टाइम में ड्यू का इवेंट हुआ, जी जहाँ पे आप ड्रिफ्ट इवेंट जीते। जी। ठीक है, मैं ड्रिफ्ट आप इवेंट के लिए, वो ड्रिफ्ट इवेंट ही क्या था यार, मतलब कहने का मकसद ये है कि हम 4 लोग भी नहीं थे पूरे। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जो सारे बॉयज अभी माशाल्लाह गुरूम जा रहे हैं, उन दिनों उनमें से काफ़ी सारे बाहर आए हुए थे पार्किंग में, बोल रहे हैं यार बड़ा सख्त रोड है, हमारी गाड़ी के टायर खराब हो जाएंगे। सब गाड़ियाँ बाहर थी। रिमेम्बर। तो एक नॉन LSD गाड़ी महरोज ने या मेरे ख्याल से किसी एक ने डाली, तो हम 4 लोग पूरे हुए हैं, तो कंपटीशन शुरू हुआ है। 3 लोगों में कैसे कंपटीशन हो सकता था। तो वो टाइम, तो फिर उसके बाद ड्रिफ्टिंग कभी प्रोफेशनली करने का नहीं सोचा है? ट्रैक बने तो आप अभी कभी आए नहीं, क्यों नहीं आए? वजह सब ये लोग थी देखना चाहते हैं, हम भी वजह ये देखना थी चाहते कि हैं। मुझे बहुत क्रेज था साइडवेज जाने का। जब क्रेज होता है तो पैसे नहीं होते, जब पैसे होते हैं तो प्रायोरिटीज चेंज जाती हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ड्रिफ्टिंग के अंदर पड़ा रहता तो मेरे पास ये गाड़ियाँ नहीं होती, या मैं फोकस्ड नहीं होता। कभी इंजन टूट, कभी गियर टूट, कभी मैं सारा सारा टाइम बस उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता। जो विजन है ना, वो तारे जमीन पे बच्चा नहीं देखा आपने, जो भाग रहा होता है वो भाग तो रहा होता है, लेकिन जो ऊपर से देख रहा होता है वो देखता है कि ये गोल भाग रहा है। जब तक आप किसी चीज से दूर हटके ऊपर से नहीं देखेंगे। अब मेरा फोकस क्या है कि यार मैं किसी नए बच्चे को स्पॉन्सर कर दूं, वो मेरा स्टिकर लगा ले, मेरे नाम की शर्ट पहन ले, आपकी थोड़ी सी सोच बदल जाती है। मैं अपने लिए ड्राइवर अपॉइंट कर लेता हूँ, रेसिंग टीम बना लेते हैं। तो हम हैं वही लोग, लेकिन शायद हमारी सोच बदल गई है थोड़ी सी, और कोई फ़र्क नहीं है। कि मुझे ऐसा लगता है कि जिनका टाइम है, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हुई और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें उनको सपोर्ट कर देना चाहिए थोड़ा-सा। सही बात है। तो मतलब आने वाले वक्तों में फिर हम आपको नहीं तो टीपीजी को देख रहे हैं ड्रिफ्टिंग इवेंट्स इंशाल्लाह में, ज़रूर। इंशाल्लाह। अच्छा ताहा भाई, अचानक से फिर अब हमें पता चलता है कि ताहा भाई इस्लामाबाद जा रहे हैं। रेसर्स एज इज़ नो मोर, क्योंकि इवेंचुअली तो रेसर्स एज ही सबको पता था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जहाँ कम से कम आपका नहीं पता, लेकिन देखने वालों के नज़रिए से सब कुछ सेट है, एवरीथिंग इज़ गुड, सही है, क्योंकि यार आप लोग मैं की ज़िंदगी सही चल रही है। इंटरनेट की गंदगी नहीं चाहता था। जो होता है 3 लोगों के बीच में होता है। आजकल पता है क्या होता है? आपको चोट लगी, आपने स्टेटस डाल दिया। आजकल दिखावे की दुनिया इतनी ज़्यादा हो गई है, लोगों को अपनी इज़्ज़त की परवाह ही नहीं है। आजकल आप ये सारे टिकटॉकर्स और ये, मतलब मैंने लाइव बैठे हुए 2-4 मेरे सामने से वीडियोज़ गुज़री हैं, जो ये पनिशमेंट और ये चक्कर हैं। जी। यार मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन्होंने पैसों को पूजना शुरू कर दिया है, या मतलब इनके लिए इबादत हो गई है। और अखलाकियात से गिरी हुई गंदी घटिया बातें यार, जो आप और हम लड़के आपस में नहीं कर रहे हैं, वो मर्द और औरत एक दूसरे से कर रहे हैं यार। और सही। पाकिस्तानी मुसलमान की मैं बात कर रहा असल हूँ। में ताहा भाई, जो आजकल के आने वाले बच्चे हैं ना, दे आर आफ्टर इजी मनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
वो कहते हैं आसानी से पैसे कमा लें हम, उसमें इज्जत जाती है जाए। कोई क्रिप्टो के पीछे पड़ गया है, कोई पड़ गया है कि मतलब हाथ से काम करने और बाहर जाके दुनिया में फिजिकली काम करके भी पैसा बनाया जा सकता है, जैसे आपने, मैंने और हमारे बड़ों ने बनाया है, ये तो ये लोग भूल गए हैं। हमारी एकेडमिक पढ़ाई पूरी है, आपने क्यों पढ़ा? जब आप पढ़ रहे थे आपको पता था आप यहाँ आज 5 साल के बाद यहाँ बैठे हुए होंगे? नहीं। हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया पता है किस लिए? डिसिप्लिन के लिए। सबसे ज़्यादा जो शऊर। डिसिप्लिन लेस बच्चे हैं वो ये O1 A लेवल्स के हैं। इनका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। डिसिप्लिन क्या है यार? आप 8 बजे उठ के जाते हो, आपको पता है कि पीरियड बाय पीरियड आपका स्कूल होगा, ये रेसेस हैं आपकी, ये छुट्टी है, इसको बुली करना है, इसको नहीं करना। बड़े और छोटे की तमीज़ क्या है? आजकल के O1 A लेवल्स के बच्चों को देखो, बड़े सो रहे हैं, उनकी सुबह ही शाम के 5 बजे के बाद हो रही है, जैसे पूरा दिन जाग रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, उसके बाद फिर सो रहे हैं। ना दिन का पता है। कुदरत का एक निज़ाम है कि फजर के बाद आपको रिस्क के लिए फरिश्ते आएंगे, आप बाहर निकलो घर से, और मगरिब के बाद बंद कर दो ये सारी चीज़ें। हमारे यहाँ आवे का तावा ही बिगड़ा हुआ है। और आजकल के जितने भी नए जो ये नई जनरेशन है, दे 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 आर प्राउडली स्पोकन कि जी क्या करते हैं, बाप का पैसा उड़ाता हूँ मैं। अभी जो पेजेस चलाते हैं लड़के या जो छोटे लड़के आपको फॉलो करते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम ओन्स, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ देम ओन्स अ फैंसी कार? 1%। किसी का 1 लाख फॉलोवर है तो उसका 1,000 शायद बच्चा होगा जो फैंसी और अमीर होगा। बाकी तो सारे ही 70 ये वो आगे पीछे वाले होते हैं, और जो बस आते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए कि उस कंटेंट से हमारे कोई थोड़े पैसे टिकटॉक पे चल जाए। उनको आप क्या मैसेज दे रहे हो कि जाओ जाके चोरी करो, डकैती करो, या क्रिप्टो में पैसे दबा दो, या कोई ये बेटिंग एप्स में पैसे डुबा दो? बहुत से लड़के हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हुए कि मुझे भी क्या, मुझे पैसे इनके लिए मैसेज नहीं आते होंगे, या मुझे पीआर के लिए मैसेजेस नहीं आते होंगे? क्यों नहीं आते? तो हाँ भाई, यकीन माने मुझे हफ्ते कम से कम 5 से 6 मैसेजेस आते कि थे ये फलानी ऐप कि प्रमोट फलानी ऐप करो। प्रमोट कर दो। मैं नहीं कर सकता। सेम। वजह कि मैंने बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हुए देखा है अपने आप को, घर वालों को, और अपनी सारी सेक्रीफाइस देखी है। आजकल का लड़का तो हज की चीज़ें भी कैंसिल करवाता है और बोलता है कि अब्बा मैं डबल करके देता हूँ आपको, क्योंकि उसने जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया हुआ है वो BMW भी दिखा रहा है, वो मर्सिडीज भी दिखा रहा है, वो रोलेक्स भी दिखा रहा है, वो आपको फैंसी फ्लाइट्स भी दिखा रहा है। पढ़ाई की तो कोई मुझे ऐसा लड़का आज तक नहीं दिखा यार इतने ज़माने में, क्योंकि मैं, मेरा ये बनता नहीं, सारे मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, मुझसे गाड़ियाँ भी खरीदते हैं। बॉस मुझे कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जो आपको ये बोले कि जी कॉलेज जाओ या थोड़ा सा तो पढ़ लो। कोई भी ये बात नहीं करता। तो हाँ भाई, ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो जितनी आसानी से आएगा वो उतनी आसानी से जाएगा, जो जितनी मुश्किल से आएगा वो उतना लॉन्ग लास्ट आप ये करेगा। चीज़ भूल गए हैं। मैंने बिजनेस डेवलप किया क्योंकि मैंने पढ़ा। मुझे बीबीए में पढ़ाया गया हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस। उसके अंदर आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या है, एक बिजनेस कितना इसको चलने के लिए आपके अपने टारगेट्स क्या हैं, कि अगर आपने वो टारगेट्स नहीं अचीव किया, अगर मैंने इतनी गाड़ियां नहीं बेची, तो आई विल बी इन अदर वर्ल्ड, यू विल बी अ बैंकक्रप्ट। हमारे पास हम ही बैंकक्रप्सी के लिए हमारे अपने ही पैसे लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि आपका 1 घंटा कितने का है? तो मेरे पास अगर क्लाइंट आता है मुझे बोलता है कि जी मेरी गाड़ी का ये ऑयल चेंज कर दो, मेरे लिए वो नुकसान है। इतनी महंगी लेबर है, उसका 2 घंटे में जैक अप करो, उसका तेल निकालो, चेंज करो। भाई आप ऑयल वाले से चेंज करा लो। क्यों? कि मेरा 1 घंटा मुझे पता है ना कि आप मुझे 10,000 रुपये थोड़ी दोगे यार 1 घंटे के चेंज करने के तेल के। तो हर इंसान को वो अपना बिजनेस मॉडल बना के उसके ऊपर काम करना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन के अंदर पैसे, ग्राफ, ये वो तो यार अपने लिए एक छोटी गत्ते की फैक्ट्री भी नहीं बना सकता। उसका विजन ही नहीं है। उसका विजन सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठना है। डिप्रेशन, ग्राफ नीचे गया मर गया, ग्राफ ऊपर आया उधार में चला गया। या तो जाता है तो पूरा जाता हुआ आता है, तो इतना सा आता है। ऐसे ही मैंने अपने सामने अपने बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने करोड़ों गंवाए हैं और वो अब देनदार हैं लोगों के। और अब दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि ना उतने पढ़े में ना कढ़े में। पुराने ज़माने में होता तो या तो पढ़ लो या कर लो। कढ़ाई इन सेंस कि आप कोई हुनर सीख लो। हम तो अपने हाथ से इंजन भी खोल सकते हैं, गाड़ी भी स्ट्रिप आउट कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। कुछ भी नहीं मिला तो टेंट ही करने लग जाएंगे यार। अगर खुदा ना खासा सब कुछ खत्म हो गया तो आपको पता है हाथ पांव चल रहे हैं। फिर दूसरे बिजनेस की तरफ गए।
डिटेलिंग की तरफ गए, वर्कशॉप की तरफ गए, कन्वर्जन की तरफ गए। अब बाहर की दुनिया में देख रहे हैं कि जी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में क्या क्या होते हैं बिजनेसेस, और लोग इतना स्टेबल कैसे हैं। हम तो दिन और रात जलील होने के बाद भी वो थोड़े से पैसे कमाते हैं, जिसमें अगला हमें एहसान लगता है कि यार ये भी तुमने क्यों लिए। क्योंकि यहाँ की मेंटेलिटी ऐसी है कि मैं आपको बोलूंगा कि यार ये 30,000 की चीज़ है और 40,000 लेबर है, आप बोलोगे 30 की जगह 35 वाली चीज़ ले लो, लेकिन मैं 40,000 लेबर नहीं दूंगा आपको। ये मेंटेलिटी है लोगों। फिर आपको मजबूरन 30 वाली चीज़ 40 की बतानी पड़ती है और अपनी लेबर थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, उसमें आप बड़े खुश जाएंगे। कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, मजबूर करता है क्लाइंट कि आप झूठ बोलो। और बाहर में तो ये है कि जी ये गाड़ी इतने की है, ये इतने की है, अगर कैट एस है तो इट्स डैमेज एंड रिपेयर, अगर कैट एन है तो कॉस्मेटिक डैमेज है। हर चीज सामने है, आपको अच्छी लग रही है आप ले लें, एचपीआई रिपोर्ट निकाल लें, क्योंकि हर चीज थ्रू द पेपर चल रही होती है। हमारे यहाँ 2008 की क्रूजर जो 2010 से पाकिस्तान में चल रही होगी, उसकी 60,000 वाली ऑक्शन रिपोर्ट चाहिए, जो अभी झड़ रही होगी, उसके अंदर इलेक्शन में चल चल के 3 दफा कल्टी भी हो चुकी होगी, रेंटा कार की गाड़ी होगी, लेकिन उसके साथ उसकी जन्म शजरा 60,000 वाला लगा हुआ होगा। ये हवा है हमारी, और लोग इसी को इवॉल्व कर रहे होते हैं एक दूसरे के पीछे। खैर फिर आप मतलब जब ये अचानक से इस्लामाबाद गए, सबसे पहले तो इस्लामाबाद गए, तो क्या मुश्किलात का सामना हुआ यार? एक नए शहर जा रहे हैं, ज़ीरो से एक वर्कशॉप बना लैंग्वेज रहे हैं। बैरियर का बड़ा फर्क था। जानी से ब्रो हो गए। नहीं, जानी से ब्रो की बात नहीं है। लाइक मैं मुझे अच्छे से याद है, मैं मुझे चने चावल बनाने थे घर में। हम गए, अब मैंने उसको बोला कि जी छोटे चने दे दे, तो उसने मुझे छोटे चने का पैकेट दे दिया। मैंने कहा सर मुझे साइज में छोटे चने चाहिए। उसने कहा जी बारीक चने बोलो ना। तो मेरे लिए एक वो लैंग्वेज बैरियर ऐसा था कि वो थोड़े वहाँ के वर्ड्स समझने में, शुरू में मुझे जितना पेंट में मसला हुआ है अल्लाह माफ करे, मैंने अपनी शुरू की सारी कन्वर्जन्स फुल पेंट की है, फुल। क्योंकि ना वो मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं उनकी बात समझ रहा हूँ। वो उस एटमॉस्फेयर में उस जगह पे लोगों को लेकर मारने के तरीके अलग थे, और हम कराची स्टाइल लोग जो कहते हैं कि जी लैंग्वेज है पेंटरों की, जी तर करके मारो, चिकनी गाड़ी मारो, जाला नहीं चाहिए। ये कराची की लैंग्वेज है, ये छोटा जाला चाहिए, शाइनी गाड़ी मारो, भर के मारो, दबा के मारो गाड़ी को। उधर जब मैंने उसको ये बात बोली, उसने मेरी पूरी गाड़ी बहा दी, हर जगह से लटक गया वो पेंट। उसने कहा तुम्ही ने तो बोला था। ऊपर से फिर मौसम का एक बहुत बड़ा फर्क आया हमारी लाइफ के अंदर, कि अगर हम कोई ग्राउंड बना रहे थे तो वो जो पॉलीकेट थी वो नहीं सूख रही थी। प्राइमर्स का बड़ा फर्क आया। सिलिकॉन जो हम यहाँ यूज करते थे अपनी विंड स्क्रीन में और पैनोरामिक के अंदर, वही सारी चीजें वहां पे 3-3 दिन हो जाती थी, वो सूखती नहीं थी। तो मुश्किलात तो हुई है, लेकिन फिर एक के बाद एक हिजरत में बरकत है, तो बरकत आना शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे कुछ पुराने दाने डाले हुए थे, फिर जीटीआर भी खरीदी, कॉर्वेट भी खरीदी, सब बिजनेस पर्पज के लिए ही थी। और ऑन एंड ऑफ मैं गाड़ियाँ ट्रेड करता रहता हूँ, आपने देखा ही है। मेरी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है किसी गाड़ी के साथ। मुझे आप बहुत सारे पैसे दें, मेरी हर गाड़ी फॉर सेल है। इवन ठीक है। इवन एवरी सुपर एज फॉर सेल। मुझे पता है कि ये किसी से खराब होगी, मुझे ही फोन करके वापस दे देगा गाड़ी। हर तो एज अ बिजनेस पर्सन, जब आप का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो आप कोई चीज़ रख नहीं सकते मेरे ख्याल से। सही बात है, आई एग्री विद यू। था भाई, फिर अचानक से आपका यूके जाने का प्लान बन गया। ये वो अचानक था, हमारे लिए अचानक था या नहीं वो नहीं, मेरे आपके लिए लिए भी भी अचानक अचानक था, था? मेरे लिए भी अचानक था। सो बैक इन 2023 I was in Dubai doing all this कटाई पिटाई of a car, and then अरसलान अराइन, हमारे बड़े अच्छे रेसर पुराने ज़माने के दोस्त और फुल पार्टी बॉय, ये भी दुबई आ गया किसी काम से। इसने मुझे बोला कि मैं भी दुबई हूँ। मैंने कहा जी मैं भी दुबई हूँ। उसने कहा क्या सीन है? मैंने कहा मेरे होटल में आ जाओ, एक ही होटल बुक कर लेते हैं। हम अपना काम शाम करके वापस आए हैं, खा पी के लेटे हुए हैं अलग अलग बेड पे, और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि यार क्या प्लान है और ये, और आगे फ्यूचर क्या देखते हो, ऐसी जो नॉर्मल लड़कों की बातें होती हैं। इसने कहा मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है, अगर आप यूके मूव होना चाहते हैं तो ये 1.5-2 करोड़ रुपए लगेंगे और आप मूव हो जाएंगे विद फैमिली। मैंने कहा अच्छा कैसे?
उसने कहा जी इस तरीके से आप अप्लाई करें, वाइफ के नाम पे वीज़ा लें, टीयर 2 एंड ऑल द डिपेंडेंट्स आप आ जाएं, यू हैव टू पे फॉर दिस NI IHS NHS ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ठीक है, कितने दिन में? उसने कहा जी अभी अप्लाई करें, 1 डेढ़ महीने में रिजल्ट आएगा और यू कैन फ्लाई ना। मैंने फ़ोन किया बेगम को, मैंने कहा जी डिग्रीज भेजो, क्योंकि मैं अपने नाम पे नहीं कर सकता था। अगर मैं अपने नाम पे ये सब करता तो मेरे ख्याल से मैं इतने ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था, और मैं अपने बिजनेसेस नहीं कर सकता था जो भी मुझे करने थे, तो आप बाउंड हो जाते हैं कंपनी के साथ। बहरहाल हमने डिग्रीज भेजी, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आया, हमने सारी फीसेस भरी एंड बूम, वीज़ा इज़ ऑन विद इन 3 मंथ्स। जुलाई में ये सारा कुछ हुआ, जून जुलाई में, एंड September 27 हम इंग्लैंड के अंदर थे। घर वर ये वो सब कुछ खाली, लोगों को मैंने गेट खोला है। जिस गली में मैं रहता था, जो चाहिए लेके चले जाओ, क्योंकि मैंने 2 कमरे का अपार्टमेंट लिए था अपने वर्कशॉप के पास, क्योंकि मुझे पता है वापस आना नहीं है यहाँ पे, तो ये बड़ा घर रख के क्या फ़ायदा है। अब मैं बिल्कुल एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ, क्योंकि मुझे जाके सोना होता है। गाड़ी भी मैं वर्कशॉप पे खड़ी करता हूँ, बाइक पे लड़का मुझे छोड़ देता है और मैं सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, वर्कशॉप आ जाता हूँ। अगर जब इस्लामाबाद में होता हूँ, उसको हमने शेर खान भाई से डिज़ाइन करवाया है, मेगा स्टाइल अपार्टमेंट में था वो। 50-60 लाख का अपार्टमेंट था और उसके ऊपर 30-35 लाख लगा दिए। तो बहरहाल फिर ऑल ऑफ अ सडन था, कभी नहीं सोचा था कि मैं, और मेरे जैसा बंदा जिस जो लाइमलाइट में भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पास वो गाड़ियां भी हों सारी, नौकर चाकर। आप मेरे घर आए हैं, जी, जी, बिल्कुल। रहे हैं, आपने सारा कुछ देखा है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्पेयर गाड़ियां, स्पेयर ड्राइवर अपने मेहमानों के लिए होते थे। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो जो मेरे पास आके रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत लोग आए, और कभी किसी को ये परेशानी नहीं हुई कि किसी को कमरे की ज़रूरत हो या किसी को गाड़ी की ज़रूरत हो। तो वो एक लाइफ़स्टाइल छोड़ के जाके अपने ही बर्तन भी खुद धोना, अपनी गाड़ी भी खुद धोना ना, एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पॉजिटिव साइड अगर देखें, आप गए, आपको क्या नई चीज़ें अच्छा, सीखने मेरी के लिए चीज़ एक मिली? ये थी कि एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी, वी आर इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। लाख हमारे पास एक्सपोर्ट का खातों में है सब कुछ। जिसको एक्सपोर्ट वाले को देखो, मिल इंडस्ट्री परेशान है, जिसका बिल नहीं है, किसी की बिजली नहीं है, किसी की गैस नहीं है, किसी के फलाने मसले, किसी के फलाने मसले। तो हमारा जो डॉलर इतना सस्टेनेबल नहीं है मेरे ख्याल से, वो एक ऐसी चीज़ थी कि, एक छोटी सी मिसाल है, दुबई में अगर आपका चाइना की बुंदों का भी काम है ना, उससे भी आप स्टेबल इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपए की मैंने ये गाड़ी खरीदी या बुंदा खरीदा, 1.25 आना मेरी कॉस्ट है, 2 रुपए की मैंने बेच दी, 8 आने मेरे नफ़े के पैसे, 25 पैसे ऊपर नीचे रखे हुए हैं कि जी छोटा मोटा फ्लक्चुएट हुआ तो वापस उतने ही आएगी। हमारे यहाँ 3 C63 एक कॉस्ट में नहीं बन सकती, वो दोबारा 1 रुपए 25 या 26 पैसे की इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर उसका वही रेंट है, वही खर्चे हैं और वही नफा है। साल के 3 कंटेनर के बाद उसका 1.25 रुपया जो उसने लगाया हुआ था वो उसकी जेब में है, और कमाया हुआ 1.25 रुपया खर्चों के साथ अलग कैपिटल बन चुका है। तो अब उसके पास 2.5 रुपए बन गए हैं काम करने के लिए 1 साल के अंदर। ये स्टेबिलिटी होती है कि इम्पोर्ट बेस इकोनॉमी की, जब आपकी करेंसी फिक्स होती है। अब हमारी बात करें, सुबह उठो यन यन 1.8 का है, फिर उठो 1.9 का है, कभी उठो 2.03 का है, कभी उठो 2.1 का है। कैसे कॉस्ट आप बराबर रखोगे? एक पहली C180 मैंने खरीदी 16 लाख रुपए की, अब खरीदो 38 लाख रुपए की, 36 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की। कभी बहुत जरूरत है किसी क्लाइंट को सेम कलर की गाड़ी चाहिए तो 41 लाख रुपीज की। मुझे आप बोलते हैं कि जी बिजनेस करते हैं, C63 सारी मेरी है, मैं ही करूंगा। एक दफा आपको 1 लाख प्रॉफिट होगा, एक दफा 2.5 लाख प्रॉफिट होगा, एक दफा 3 लाख प्रॉफिट होगा। कहाँ जा रहे हैं पैसे जी? कॉस्ट ही बढ़ती जा रही है। दुबई का टिकट इतने का है, धर्म इतने का है। भाई धर्म, जब दुबई में उतरोगे तो धर्म खर्च करोगे, यहीं से धर्म लेके जाते हैं ना, पैसे देते हैं, धर्म खरीदते हैं, और रसीद पे लिखा हुआ होता है कहाँ 71 का था, अभी कहाँ 81, कभी 77, कभी 78। तो पैसे वहां जाना शुरू हो जाते हैं, कंटेनर पोर्ट पे पहुंचता है, डॉलर्स में ड्यूटी दी जाती है। फिर अभी मैंने सोचा कि जी छोटी गाड़ियां इंपोर्ट कराते हैं,
इंपोर्ट के काम में करते हैं कि साइड बिजनेस जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है तो आप सोचते हैं कि जी बिजनेस अलग अलग किस्म के करते हैं गाड़ियों से रिलेटेड। जुलाई में एसआरओ आ गया कि जी इतनी आरडी लग गई है, ये इम्पोर्ट हो गया, ये फलाना हो गया है। अभी भी जिनकी गाड़ियां मार्च में क्लियर हुई हैं, LC 600, अगर LX 600 की बात करें, LC 300 की बात करें, और जिनकी जुलाई में क्लियर हुई है, 2-2 करोड़ रुपए का फर्क है। मर गया वो तो बंदा, उसने तो 50 लाख भी नहीं कमाने थे, 2 करोड़ डाउन हो गया है वो पूरा बाजार। आप ये बातें कोई इसलिए नहीं करता कि मुझे पता है ना कि यार हमारे कैसे दोस्त हैं, वो हमें बोलते हैं कि जी 6 महीने के उधार पे ले लो, अल्लाह का वास्ता कुछ करके ले लो। जिस शोरूम पे 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो उसके तो 30 करोड़ रुपए बनने हैं। तो वहां जाके मैंने ये चीज सोची थी कि यही पैसे वहां अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ 14 घंटे 16 घंटे, तो मेरे ख्याल से मेरी स्टेबल इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। कोई मुझसे वो छीन नहीं सकता, हर चीज इंश्योर्ड होती है। 6 मंथ्स 1 ईयर इंटरेस्ट फ्री आपको फ़ोन मिलते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, अप्लाइंसेस मिल जाते हैं वो काफिर। हमारे यहाँ जो हाजी साहब ने रोड बनाया हुआ है उसमें ऐसे खड्डे हैं कि 2 दिन बाद रोड रिम टूट जाता है। और जो वहाँ फर्नांडस के बच्चे ने रोडें बनाई हुई होती है वो ऐसी होती है कि ग्लास रख के चला हुआ साला उसके ऊपर सीधी जा रही है। तो कलमा पढ़ लें तो हमसे अच्छे हैं भाई, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। यूके में किसी रेसिंग इवेंट में जाना हुआ? मैं सेंटा पॉट गया, 3-4 इवेंट्स के मेरे पास और आए थे, लेकिन मेरे पास अभी वहाँ पे इतनी कोई तेज़ गाड़ी नहीं है। अभी मैंने कुछ GTRs ऑर्डर की हैं फैन से, एक कुछ गाड़ी GTRs ऑर्डर की हैं? जी, माशाल्लाह। एक 2018 है, एक 2016 स्मोकी नगाटा टॉप सीक्रेट है। वो 1000 हॉर्स पावर जापान से ही बिल्ट है, फुल स्ट्रोक्ड, फुल एयर सस्पेंशन कार में। बेसिकली वो कार शो की गाड़ी भी है एंड भगाने दौड़ाने की गाड़ी भी है। जो 2018 वाली है वो मैंने ट्रेड पर्पस के लिए ली है। एक गाड़ी मैंने अभी तैयार हो रही है स्पीड हब सब जीरो पे, वो मैंने अमान से ली है। अमान हमारे BMW E36 का है, जी। तो वो गाड़ी रेस पर्पस के लिए है। उसमें बहुत सारा सामान है, मोटेक यूके है, जाएगी वो भी यूके जाएगी। एक हमने और गाड़ी अरसलान ने ली है, रोहाना है या खुल रेसिंग कंपनी की है, जो एयर ब्रश और वो ग्राइंडर से लाइनें शाइनें बना के पेंट करते हैं। वो भी एमिरेट्स जो कस्टम शो है उसकी चैंपियन गाड़ी है। तो मैं जाके वो लोगों को कीड़ा जगा रहा हूँ कि यार बस सही है ना, सुबह शोरूम जाके रात में चले जाते हैं। कह रहा है तो 6 बजे के बाद कुछ होता ही नहीं, नेटफ्लिक्स में खाली कर चुका हूँ, सारी मूवीज खाली कर चुका हूँ, क्योंकि इतना मैं कभी जिंदगी में घर में नहीं बैठा। तो एक लाइफ का मजा आना शुरू हुआ है कि जी ये होती है असली लाइफ। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान वापस आते हैं और हम ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, तो हम ये सब चीज़ें यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी एक 10 करोड़ की GTR आपको 8 करोड़ की GTR पड़ रही है। क्या फ़ायदा यार, जापान में 2.5 करोड़ रुपए की है, पाकिस्तान में 8 करोड़ रुपए की है। अब वहाँ पे अगर आप यही सारी चीज़ें रखें तो 8 करोड़ रुपए में उधर लैम्बोर्गिनी भी आ जाएगी, GTR भी आ जाएगी, सही बात है, बल्कि 2 GTR आ जाएंगी। सही बात है। अच्छा, फिर आपने आपका एक प्रोजेक्ट था RS3 का, याद है मैंने वो मैसेज भी किया था यार, था भाई क्या अमेजिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप। तो कैसे सोचा कि यार एक डिफरेंट पाथ पे जाते हैं, RS3 कन्वर्ट करते हैं? अयास की गाड़ी थी, वो इंग्लैंड में उसके पास थी। एज बीइंग अ यूके गाय, एवरी अदर किड वांट्स एन RS3. जैसे M3 and RS3 is the hot cake in England. All of the newbies wants this car, and it was too early for a Pakistani guy to digest कि RS3, अच्छा RS3 भी ऑडी। जब मैंने वो गाड़ी चलाई थी तो नए जमाने की वो जब है। वो यूं 250 आई तो मैंने कहा कि ये इससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन वही वाली बात कि मेरे ख्याल से वो उस ज़माने में जब हमने बनाई थी तो वो लोगों को इतना समझ में नहीं आ रही थी। ईवोस का एरा ज़्यादा था, E63 212 C63 सबको साइडवेज जाना था। लेकिन नाउ फॉर एवरी डेली ड्रिवन रेसर वो कहता है कि जी जो ताकत जो टाइम 4 करोड़ वाली E63 मारती है भगाने के लिए भी और लग्जरी के लिए, वो अब 1.5 पौने 2 के बीच में RS3 में चले जाते हैं सारे के सारे 15-20 लाख के मॉड्स के साथ। E85 में यू आर गुड फॉर 450-60 व्हील हॉर्स पावर। तो हाँ भाई, क्या RS3 को इस नज़र से देख सकते हैं कि सस्ती GTR? क्या कहते आधी हो? सस्ती V10 वाली लेम्बो बोल सकते हैं, क्योंकि आवाज उसकी बिल्कुल हाँ हटके है, हाँ। बिल्कुल ऑफ पिच आवाज है। ना कोई क्रॉस प्लेन जैसी है, ना कोई 8 सिलेंडर जैसी है, ना ऑट फायर 8 सिलेंडर जैसी है, ना 6 सिलेंडर जैसी है।
very different sound from all other cars, and the quattro system for an RS3 is unmatchable, I guess. Plus, it's a front wheel biased car. फ्रंट व्हील ज्यादा है, रेयर व्हील, लेकिन बहरहाल आप उसमें साइवेक्स कंट्रोलर डाल के आगे पीछे कर सकते हैं कि यू वांट 100% रेयर व्हील या 80% रेयर व्हील या 50-50 या 70-30, व्हाटएवर यू वांट। ओके, ये आप कर सकते हैं, तो उससे फिर मस्ती भी की जा सकती है। बिल्कुल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है ना, रिसेंटली मैं आपके पास आया, आपसे एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था इस्लामाबाद पुलिस के बारे में। वो ज़रा इनकाउंटर कैसा था? क्या रहा? ज़रा देखिए, बताना चाहेंगे? बात यह है कि अगर आप किसी फैंसी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, इस्लामाबाद एक कैपिटल है, फेडरल के लॉज अलग होते हैं, पंजाब एंड सिंध के लॉज अलग होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि बॉस जिसके पास वर्दी है उसका जोर है। आपने अगर किसी को लॉजिक बताई, उसने अपना जूता निकालना और आपका मुंह तोड़ देना। स्टैंडर्ड सिस्टम तो मुझे सिखाएगा, मुझे। तो ऐसे ही कुछ हुआ, मैंने किसी को कुछ सिखाने की कोशिश की, उसने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया और हम अंदर विच। तो मेरा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, ऑल्दो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हर ऑलमोस्ट थाने के अंदर है वो, मैं उनसे शेयर भी करूंगा ये पॉडकास्ट, कि उनकी वजह से मैं बहुत दफ़ा बचा भी, क्योंकि उनको पता है कि जी हम वो कीड़े वाले रेसर नहीं है। और खाम मैं उंगली भी नहीं करता यार, मैं, आपने मुझे कब रोड पे नहीं। लास्ट यक्की करते हुए देखा होगा? ये वही कराची वाला लेकिन टाइम ताहा खत्म भाई हो गया। थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करते वहाँ पे इस्लामाबाद में पुलिस? थोड़ा मतलब अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हाँ, छोटी आपकी बात काट रहा हूँ, सिगरेट गवर्नमेंट बेचती है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, पाकिस्तान में बनती भी है। अब आप बोलो मैंने पैसे देके, टैक्स देके सिगरेट ली है, एयरपोर्ट के अंदर नो स्मोकिंग का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? वहां नहीं लड़ सकते ना यार आप? ऐसे ही है, स्टेट्स में भी हर जगह लोगों के लॉज डिफरेंट होते हैं। कहीं वीट जायज़ है, लोग जाते हैं अय्याशी करने के लिए। आप इस्लामाबाद की पुलिस से नहीं जीत सकते। नहीं, आप पुलिस या लॉ से तो जीत भी नहीं वो ये सकते बोलते और हैं कि जी आपको लड़ना भी नहीं यहाँ चाहिए, पे इसमें तो ये कोई दूसरी अलाउड बात ही नहीं नहीं है। है। हाँ, अब अलाउड नहीं है क्योंकि वो वर्दी में है, तो आप, मैंने एक दफ़ा उससे पूछ लिया कि जी डेसिमल मीटर लेके आ जाए, मेरा डीबी चेक कर लें आप। हैं? ये क्या है? उसने कहा मैं तेरा बीपी चेक करूंगा, डीबी तो छोड़ दू, ये डेसिमल मीटर के बच्चे, मैं तुझे बताता हूँ। अच्छा, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जिनको हमने टोयोटा सुपरा की तस्वीरें दिखाई, वो खुलती हैं, एंटी लैग और धमाके हैं, तो उनको थोड़ा मैंने समझाया कि सर ये चिक सिलेंडर है, इसके अंदर से गटर लाइन जितना ही सिलेंसर जाएगा, क्योंकि ये इंजन से इतना बड़ा निकल रहा है। तो कुछ समझ जाते हैं, कुछ बोलते हैं दाल इसको अंदर। उसके बाद आप एक दफ़ा मोबाइल में बैठ गए, उन्होंने आपके फ़ोन ले लिए, बस आप तो अब अल्लाह वाले। तो ऐसी बहुत रातें मैंने गुजारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ मैं नहीं रुका हूँ। और मैं अपनी सुपरा लेके F6 F7 भी नहीं जाता। हाँ, वहाँ मैं वैसे ही नहीं जाता अब F6 और अब F7। ये पोजीशन आ गई है कि या तो मेरे साथ सरदार अफीफ होगा, उसके गार्ड होंगे, तो मैं 26 नंबर क्रॉस करके आऊंगा, या मेरे साथ मोहसिन होगा, क्योंकि ये दो एस सेवर्स हैं। एक तो वही लैंग्वेज का फर्क, प्लस दे आर समथिंग विद द गन्स एंड गार्ड सिस्टम। तो मैंने कहा यार मैं ये चिक चिक नहीं चाहता था। अच्छा, एक वक्त था मैंने आपको बोलते सुना कि यार बुड्ढी गाड़ियों से निकलो, कन्वर्टेड गाड़ियों में आओ। अब इतनी बड़ी तादाद में बुड्ढी गाड़ियां लेके, आपके अल्फाज की, जी, आपके हिसाब से बुड्ढी गाड़ियां लेके आप खुद बैठे हुए। अब आप अगर मेरी बात करें, मेरे लिए एज अ प्रोजेक्ट कार 1 साल का प्रोजेक्ट होता है, जस्ट टू गेट माई सेल्फ बिजी, कि मैं ईबे खोलूँ या कोई साइट खोलूँ कि व्हाट टू बाय फॉर अ न्यू कार, और मैं वो तैयार करता हूँ फिर बेच देता हूँ। आपको मैंने इसलिए बोला कि आप अगर लाइट्स भी पाकिस्तान से बनवा रहे हैं, आप फाइबर कंपोनेंट भी पाकिस्तान से बनवा रहे हैं, आप फ्रंट बम्पर भी पाकिस्तान से बनवा रहे हैं, और आप उस हिसाब से अगर पैसे नहीं खर्च कर रहे गाड़ी के ऊपर जो वो डिजर्व करती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, GTR आप लेते हैं R33, R32 या R34, 1 सवा साल या 2 साल के बाद आपको टाइम मिलता है उसको रिस्टोरेशन के लिए, और उस GTR से 2 गुना ज़्यादा पैसे होते हैं उसको रिस्टोर करने के। सही बात। क्यों? यू वांट टू टेक द कार बैक टू OEM स्पेक्स, इट टेक्स टाइम। सही बात। एक एक प्लास्टिक की चीज़ें, अब मैं ईवो कन्वर्ट करता हूँ तो उसकी छोटी प्लास्टिकें जो
हैंडल के साथ लगी होती हैं छोटी, मेरी किसी ईवो में आप वो मिसिंग नहीं देखेंगे। ये खपत होती है एक इंसान की, जस्ट टू गेट माई सेल्फ बिजी। मैं ये गाड़ियाँ इसलिए लेता हूँ, और मुझे यार सही है, मेरा ब्रेड एंड जीडीएम बटर है, गाड़ियां पसंद है। ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, नई गाड़ियाँ, फैंसी गाड़ियाँ। मैं कभी भी इन गाड़ियों में फ्लेक्स नहीं करता कि क्लाइंट की गाड़ी हो और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उफ क्या धक्का, नहीं। मेरे पास अगर सीवीटी वाली हैच है तो मैं उसका मीटर डाउन करूंगा, सोरर है वो भगा रहा हूँ, अपनी ईवो भगा रहा हूँ। वो इंगेजमेंट जो ड्राइवर के साथ होती है आपकी एक गाड़ी के साथ, जो आपकी ब्लास्ट कर दे, वो ये नई गाड़ियों में नहीं है ना यार। मतलब मैंने 10 सेकंड का एक रन मारा, साला एक हाथ से फोन पकड़ा, ट्र 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 ट्रा 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 लग गया। बैठो मेरे साथ मेरी गाड़ी में जरा, मैं आपको 9 सेकंड का रन देता हूँ। मैं तो छट्टे अरे टाट। मैं तो याद है आपको, मैं आपके साथ आपकी R1 पे बैठा था। R1 पे नहीं पता होगा व्यूअर्स को, मैं बताता हूँ। मैं एक बारी ट्रैक पे था, मैंने कहा यार वो विली। आंटा नहीं नहीं R1 बड़ी अच्छी लग रही है यार, इस पे बिठा दे। मैंने बड़ी मिन्नतें की यार, ता भाई प्लीज व्हीली नहीं मारना। सही है, ता भाई ने कहा नहीं तू टेंशन नहीं ले, तू बैठ। मैंने कहा ता भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं गिर जाऊंगा, तू टेंशन नहीं ले, तूने बस जोर से पकड़ लेना हम है। तो ढूंढते थे साइज का बंदा के मिले। ठीक है, अब मैं बैठ गया ताहा भाई के साथ। अब ताहा भाई निकले हैं, एक दो तीसरा, और ना कोई 200 के ऊपर ताहा भाई विली। अब मैं चीख रहा हूँ, अब आवाज इतनी तेज है कि क्या ही मेरी आवाज जाएगी। सही है, अब मैं चीख रहा हूँ, मैं मिन्नतें कर रहा हूँ, ताहा भाई नीचे रख दो, ताहा भाई नीचे रख दो। ताहा भाई ने नीचे रखी, ताहा भाई गोल घूमे। मैंने कहा मुझे उतार दो। नहीं तू पैदल कैसे जाएगा। फिर से मिली, फिर उठा दी बाइक। उस अच्छा दिन के बाद मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा नहीं, ताहा भाई के साथ बाइक पे तो नहीं बैठना कभी। अच्छा, मुझे अभी भी बीच में कीड़ा काटा था। मैंने 2 S1000 ने खरीदी, एक मैंने और एक मोहसिन ने, हमने सेम कलर की ली। वो दो दो लेने की वजह ये थी कि इतने इतने गैप के बाद S1000 ली थी, खुदा ना खास्ता वो मेरे से गिर जाती, क्योंकि उन दिनों 13 लाख 14 लाख की बाइक थी, अभी साली 60 60 70 70 लाख की है। तो हमने एक जैसी ले ली कि साली जो भी गिरेगी या टूटेगी तो मैं बोलूंगा ये वाली गिरी थी। दो मतलब मेरी होंगी ना दोनों, मुझे पता होगा। बहुत विलियां मारी मैंने। अब कीड़ा बगैर रील बनाए रह नहीं सकता। 3 4 रील्स मैंने अपलोड करी हैं, और जूता उठा के डॉक्टर अदा ने मुझे मारा कि साले तू मर गया तो मैं क्या जवाब दूंगा तेरे घर वालों को। और मेरे पास वो तस्वीर आज भी मौजूद है, मैं आपको दूंगा। मैंने सुजुकी में डाल के वो बाइक्स वापस भेजी, और उमर भाई यूनाइटेड मोबाइल्स वाले, ओ यूनाइटेड बाइक्स वाले, तो मैंने कहा भाई ये जितने कम में भी वापस लेनी है आप ले लें। बस बात ये थी कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा भाई ऐसा होता है। मेरा कोई असली में बड़ा भाई नहीं है, लेकिन डॉक्टर रज़ा ने हमें वो अकल दी, शऊर दी, और आप उनके साथ बैठे हैं, आपको उनके एक पॉडकास्ट करना चाहिए। मैं जरूर करूंगा मेरे ख्याल से इट उनकी। वाज फायर इन द होल। कोई और बंदा वो पसंद नहीं करेगा, मैं आपको हकीकत बताऊं, क्योंकि वो आपसे ऐसी लॉजिकल बात करेंगे, ऐसी ऐसे आपको पॉइंट्स देंगे। मैं ख्याल कर लेता हूं एज बीइंग अ कार कम्युनिटी गाय, बट ही डजंट गिव। वो कहेंगे कि ये ही है, अगर गलत है तो आओ मेरे सामने आके बैठ के मुझे प्रूव करके दिखाओ। और फिर आपके पास वो अल्फाज, वो नॉलेज, वो चीज़ें नहीं होंगी जो आप लोग नहीं सुनना चाहते। हकीकत में आपको सच बताता हूँ, आप किसी नहीं, को वो सीधा सीधा नॉलेज का मुंह पे बोलें। समंदर है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा मुझे भी और व्यूअर्स को भी। ऐसा लगता है 50 लाख की गाड़ी है, 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सर हम बीप करना पड़ेगा भाई, बीप कर देना इसको। अच्छा, दोबारा करते हैं, नहीं दोबारा नहीं, खैर है खैर पूछो। है खैर है। हम लोग पागल हैं बेसिकली। बोलो मैं पागल हूँ। हाँ, हटेले हैं। 50 लाख की गाड़ी पे 2 करोड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 50। मैं आपको बताता हूँ, ABU नंबर की ईवो मोशन यूनिवर्सल, मैंने वो ईवो खरीदी है अभी 19 लाख रुपए की, 1 साल पहले। इट वॉज डैमेज्ड इन वाटर, उसका पानी, इंजन, ट्रांसफर केस, इट वॉज ऑल। अब वो मेरे लिए क्या था कि जी चलें, अब एक जुनून है कि जब भी सूटकेसेस भर के लेके आऊंगा तो ईवो का सामान, पहले उसका इंटीरियर पूरा किया, फिर एक्सटीरियर पूरा किया, फिर उसकी प्लास्टिक की सारी ट्रिम्स पूरी की, फिर इंजन के ऊपर आ गए। मुझे वो गाड़ी 1 करोड़ 5 लाख रुपए की पड़ गई है, और अभी तक वो जैक स्टैंड पे खड़ी है। अब कैसे? 300 रुपए का डॉलर है, आप ये समझ लें। जो सामान मंगाओ, चले 275 का, 80 का, और शिपिंग ड्यूटी मिला के 300 रुपए का पड़ता है। और तो हाँ भाई, नया सामान डालो ना तो गाड़ी चलती भी वैसे ही है। नहीं तो उसके बगैर 19 लाख रुपए की ईवो से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं वो उसको तैयार करूं, चलाऊं, और उसके ट्रांसफर केस में आवाज़ नहीं आ रही होगी, उसके बुशेस में आवाज़ नहीं आ रही होगी। जब आप कैलिपर रिस्टोर करने जाएंगे, लाख रुपया घुस गया 4 कैलिपर के अंदर, सिर्फ रिस्टोरेशन उसकी, वो पिस्टने, रिंगे, ये वो। 4 अच्छी डिस्कें लें,
4 अच्छे पैड लें, 3 साढ़े 3 लाख रुपए लग गए। सिर्फ शील्ड 5 लाख रुपए की आती है और 4 5 6 का सामान ही बहुत महंगा है। फिर लाइट्स बुरी लगने लगी तो लाइट्स भी नहीं डालती। अब मालिक इतना हो गया है तो थोड़ा सस्पेंशन के नीचे और खर्चा कर लो। अब क्या टीन्स डालूं उसके अंदर, तो चलो ओलेंस की तरफ चले जाते हैं। तो अब देखिए, मेरे लिए ये खाते कमाते प्रॉफिट में से गाड़ी बनती है, इसीलिए इट टेक्स टाइम। अब अगर मुझे बोलो कि 1 करोड़ रुपए निकाल के मैं गाड़ी पे लगा दूं कि जी 10 दिन में तैयार हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सही बात है। हर चीज पेशेंस और टाइम के साथ रेडी होती है और फिर उसको चलाने का मजा ही अलग होता है। हाँ भाई, फेस्टिवल ऑफ स्पीड गुजरा, कैसा था? बहुत क्या अच्छा था, एक्सपीरियंस था? बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत मज़ा आया। और मेरे ख्याल से हमने 2-4 मुक्के मारे तो 2-4 खाए। रेस में यही होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। वैसे जिंदगी की ओवरऑल मोस्ट मेमोरेबल रेस कौन सी रही है आज तक? कोई ऐसी स्ट्रीट स्ट्रीट वाली बताएं। मेरी और उमेर की ईवो की रेस में R1 पे था। हाँ 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 हाँ, याद है मुझे वो। अच्छा, एज बीइंग अ बाइकर, जो बाइकर होता है वो कहता है कि अच्छा, मैं एज अ बाइकर मुझे व्हीली से डर नहीं लगता। तो आई नो अगर मैंने फुल एक्सीलेटर दे दिया ये बाइक डिटेल ऊपर जरा आएगी। जरा व्यूअर्स को डिटेल बता दें, आपके पास क्या बाइक थी, कौन सी गाड़ी थी जरा? मतलब क्यों अब मैं बहुत कीबोर्ड बहुत वॉरियर्स को क्या बोलूं, लोग मुझे मैसेज करके लिख रहे होते हैं कि ये साला पावर शिफ्ट मार के दिखाए। हम्म। अब मैं उसमें जरा शिफ्ट, उनको अपनी गाड़ियां की लिस्ट तो गिनवा दें कि कौन कौन सी रख चुके हैं, या वैसे बताने की मेरे पास जरूरत नहीं है। R32 GTS GTR, R33 GTS GTR, GTS अब भाई के पास है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से जो लोग नहीं जानते उनको नहीं पता, कि वो मुझे ये बताते हैं कि इसको क्या पता क्रूजर कैसी होगी या LX 570 कैसी होगी। तो मैंने वो दोनों रखी हैं। कॉर्वेट कैसी होगी C7, और GTR में क्या फ़र्क होगा, वो भी मैंने दोनों एक साथ एक वक्त में रखी हैं। ईवो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसी होगी, सब एक साथ माइल्ड एंड हरामी तरीन सेटअप वाली गाड़ियाँ रखी हैं और रखी भी हैं। सुपरास के ऊपर आ जाएं तो वाइड बॉडी, नैरो बॉडी, VVTi, नॉन VVTi, स्ट्रोक्ड, नॉन स्ट्रोक्ड, 6.2 6.4 7.2 7.5 और अब GT45। तो यार अब ये सब तो नहीं समझ में भी नहीं आ रहा होगा। अब ये लड़के मुझे ये बताएंगे कि मतलब ईवो ऐसी होती है और STI वैसी होती है, तो मेरे गैराज के अंदर STI के साथ ईवो भी खड़ी हुई है। अच्छा था। यार सोच के तो बोलो ना कि चलो फारिग बैठे हुए, चलो इसकी प्रोफाइल स्क्रॉल करके जाते हैं कि आप जब लिक्विड फॉर्म में थे उस वक्त मैं डोनट बना रहा था यूनिफॉर्म में। अब आप रेस के ऊपर आ जाए यार, अभी पहले बताएं आप रेस कौन का सी ये बाइक सीन पे था थे? कि जी उमेर की गाड़ी बड़ी तेज थी, वो ये वो फलाना यो ढिमकाना। और बाइकर, एज अ बाइकर था भाई ने मैंने बोला कहा अबे अभी क्या मैं तेज होगी अभी मैं गाड़ी तुझे बाइक बताता से। हूँ। अभी ओवैस तो भाई कैमरा सेट कर रहे थे। गोप्रो, नया गोप्रो, नया गोप्रो भी नए नए आए थे। ओवैस भाई गोप्रो सेट कर रहे थे। अब मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, उसको इसको इसको फ्रंट पे लगाओ, नहीं, वो पीछे। पीछे लगा रहे थे। हाँ। मैंने कहा अभी मैं इसकी ऐसी लूंगा, इसको आगे लगाओ, मैं विली पे क्रॉस करूंगा इसको। फिर और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये साली R1 मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने उसे थोड़ा सा वो बूस्ट शूज बनाने, मैंने कहा जब तुम्हारा वेस्ट गेट खुलेगा तब मैं बाइक को एक्सीलेटर दूंगा। एक दोस्त होते हैं आपस में कि यार मैं वन मतलब मुड़ते साथ ही मैं निकल जाऊं। मैंने कहा नहीं, जब तुम्हारा वेस्ट गेट खुलेगा तब देखेंगे। उसका वेस्ट गेट खुला और वो ठा 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 शिफ्टें लगी और मुझे ऐसा लगा और कि था भाई, यूं छोटे होते चले गए। हाँ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। और उसके बाद जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं ट्रैक के ऊपर, ये खसी राइडर, ये और बस लोगों को लगाते लगाते रेसे लगा लगा के, और मैं जाके वो इमार के कातिल मोड़ में अपनी R1 लेके बढ़ गया, जिसमें मेरी पाँव की छोटी उंगली भी टूट गई। अबे कितना कुछ तोड़वाया है भाई। मजे की बात तो कैसे ये बैठे हुए हो आप यहाँ पे? मजे की बात तो ये थी कि बाइक मैंने उधर मारी है फुल छलांग लगा के, क्योंकि पाँव उस वक्त मेरा आ गया था फुटपाथ और इंजन के बीच में, तो मेरी छोटी पाँव की उंगली टूट गई, अंगूठा भी टूट गया, छोटी उंगली भी टूट गई, और मैं छलांग मार के खड़ा हो गया, क्योंकि वहां पे जितने बाइकर्स गिरे हैं वो हमेशा एम्बुलेंस में ही गए हैं। उन दिनों सुपरा का इंजन रवा हो रहा था, तो वो लड़का जा रहा था, मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा ये बाइक उठाओ, इसके बकाया जात उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं सुपरा में बैठा और सीधा हॉस्पिटल चला गया। मैंने कहा यार ये पाँव शाँव देख लो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अबे क्लच कैसे दबाया उस पाँव के साथ? मैं आपको नहीं बता सकता, एड़ी से चला रहा था क्योंकि टिप नहीं रख सकते थे आप। पाँव टूटा हुआ था,
जब जूता उतारा तो पाँव इतना मोटा हो चुका था। कह तो रहा हूँ पागल थे, सच साइको। में पागल। मतलब ये क्रेज होता है आपको, एक अजीब अभी ही ढक्कनों वाला नशा था मैं। अभी मैं ना एक इंसिडेंट मुझे याद है कॉर्वेट वाला, वो मैंने बताना है ना, पहले मैं ये वाला सवाल कंप्लीट करूं। रेस वॉर्स आ रही हैं, जी। क्या क्या प्रिपरेशन है रेस वॉर्स मेरी की? रेस हॉर्स की जीरो प्रेप है, क्योंकि ऐसे अनप्लैन्ड इवेंट के लिए मैं रेडी नहीं हो सकता। मैंने अपनी टिकट डिले करी थी, मेरी 31 तारीख की फ्लाइट थी पिछले महीने की। क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं तो आपके पास एक सर्टेन टाइम होता है, वो टाइम पीरियड आपने बाहर गुजारना होता है। अब ये ड्रिफ्ट इवेंट इनका कैंसिल हुआ था, तो इन्होंने फिर एकदम से एक नई रेस वॉर्स लेके आ गए। अब मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई गाड़ी नहीं है, मेरी 3-4 गाड़ियाँ हैं जो खुली हुई हैं, और मैं वापस भी नहीं आ सकता। जैसे अभी जाऊँ और 5 तारीख को वापस आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में सवाल-जवाब होता है, मुझे बहुत कैलकुलेटेड ट्रैवल करना होता है। तो एफओएस अगर दोबारा इंशाल्लाह होता है, तो जब तक मेरी चीज़ें रेडी हो जाएँगी और मैं मेंटली भी प्रिपेयर्ड हूँगा, तो इस दफ़ा तो मेरा नहीं है सिस्टम कोई भी। एक बारी ताहा भाई के साथ मैं मौजूद था। ये ताहा भाई ने जीटीआर ली थी। अब ताहा भाई ने कहा मेरी जीटीआर स्टॉक है, तू कॉर्वेट चला, मेरे पीछे पीछे रहना। मैंने कहा अच्छा ताहा भाई अब भगाओगे तो नहीं? नहीं ताहा आपने मुझे बोला अच्छा भगाना नहीं जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं नहीं भगाऊंगा, वैसे ही कहीं निकल विकल ना जाए आज से। ताहा भाई ने कहा अच्छा ठीक है आओ चले। अब मैं देख रहा हूँ ताहा भाई आगे लॉक जाई जा रहे हैं। सही है, करते करते मेरी मीटर पे नजर जाती है मैं 170। मैं कहता हूँ मैं 170 हूँ तो वो कहाँ पे है? मैं पहुंचा ताहा भाई के पास। पहुंचने का मैंने कहा ताहा भाई आप कितने थे? आप 200 प्लस थे? नहीं नहीं मेरा तो स्पीड लॉक है 180 पे था। मैं कहा भाई अगर आप 180 लॉक जा रहे थे, हमने तो गाड़ी स्लो चलानी थी। ताहा भाई मेरे साथ ऑन द एक स्ट्रीट्स। एक सीन ऐसा भी हुआ था कि हम पेशावर से वापस आ रहे थे, मैं, नुमान और साद। साद ईवो 9 पे था, मैं अपनी कॉर्वेट पे, नुमान अपनी कॉर्वेट पे। और हम पेशावर से निकले, फुल धुंध, इतनी धुंध कि आप, मतलब मेरे ख्याल से 4 फीट आगे भी नहीं देख सकते होंगे। साद भी बहुत स्लो चल रहा है, नुमान भी बहुत स्लो चल रहा है, हम सब स्लो चल रहे हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं अपने हैज़र्ड्स ऑन कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे फॉलो करो बस। अल्लाह की कसम, 260, 270, 300, 260, 270 हम आए हैं। मैं और नुमान जब वापस जी तेरा पहुंचे हैं, तो जब मैंने साद को फ़ोन किया है कि तुम कहाँ रह गए ईवो पे, तो उसने कहा जी अभी तो इस्लामाबाद 60 या 68 किलोमीटर दूर है। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 1 घंटा पहली दफ़ा फ़ोन बड़ी मुश्किल से कॉर्वेट में कनेक्ट किया था। मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें, मैं इतना, टेकी नहीं हूँ। हाँ, मतलब बड़ा सादा सा आदमी हूँ। तो मैंने जब वो ब्लूटूथ कनेक्ट किया, तो मैंने कोई एक ट्रांस चलाया था जो 1 मिनट 4 सेकंड का था, टोल प्लाज़ा के बाद, क्योंकि सब टोल दे रहे थे, तो उस टाइम में मैंने कनेक्ट कर लिया था। और वो 3-4 मिनट का बचा हुआ था, या 5 मिनट का, टोल प्लाज़ा से। हमने टोल दे के जी13 की बात कर रहा हूँ, जब मैं जी13 अपने कितनी देर पास का था। ट्रांस था? 1 मिनट 4 सेकंड या 1 मिनट 3 सेकंड का। एक मेरे 1 घंटा 3 मिनट का, सॉरी, 1 घंटा 3 मिनट का था, उसमें से 3-4 मिनट बचे हुए थे। टूल टू टूल की बात नहीं कर रहा, टोल प्लाज़ा से घर। जी13 की बात कर रहा हूँ। तो हमने वो सफ़र मेरे ख़्याल से 260-70 पे, आई गेस 45-50 मिनट या 52 मिनट में तय किया होगा। कोई पॉजिटिव मैसेज यूथ को पास करना चाहें? मेरे हिसाब से यूथ के लिए मेरा एक यही मैसेज है कि जो मर्ज़ी काम करें। ये जो आजकल के लड़के सारे फॉरेक्स और सिर्फ़ टेक्नोलॉजी से पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, ये आपको सस्टेन इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें से हर लड़का, या तो आप नाच गाना करके अपने आप को नंगा कर दें, वहाँ से आपको डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट थोड़ा सा कोई बेसिक पढ़ाई, बेसिक बिजनेस डेवलपमेंट कुछ तो सीख लें, जो आपकी एक बच्चे की तरह बड़ा होगा। चाहे वो चाय का स्टॉल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का, आप पढ़ के फिजिकल काम। रिम बनाएं, अपहोस्ट्री स्टेयरिंग की बनाएं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने हाथ से कर सकते हो, जो कल को आप एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि लेबर इज अनमैचेबल इन पाकिस्तान रादर देन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। So you have the cheapest labor to run the business. If you are looking for an export kind of a business, you can make upholsteries for the Corvette, GTRs, all the fancy cars. You can make your own rims, you can make your carbon fiber parts. Every other thing is really cheap compared to rest of the world. So try to get into the business rather than sitting on a computer just to earn कि आज इतने डॉलर आ जाएं, कल इतने आ जाएं। जिस दिन ये एप्लीकेशन बंद, उस दिन आपका दिल और दिमाग बंद। And right now, these FIA and all the officials are cracking look at
माशाल्लाह जो हमारे नए-नए ये सारे मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके क्या हालात हैं यार। ये पैसे कहीं नहीं जा सकते। लोगों ने किडनैपिंग शुरू कर दी है, आपको उठा के लेके जाएँगे, आपका वॉलेट खाली करेंगे और आपको मार के फेंक देंगे। बैंक से आपसे पैसे तो नहीं निकलवा के ले जा सकते ना, आपसे आपका हुनर, आपका माथा, आपका नसीब नहीं लेके जा सकते। ईज़ी कम्स एंड ईज़ी गो। तो बस एक यही मैसेज है ज़्यादा। एक नया राउंड शुरू किया है, आज पहली बार आपसे करने जा रहा हूँ, रैपिड फायर। ओके, 1 वर्ड जवाब देना है आपने, ठीक है? और मेरा 1 वर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है? फेवरेट फूड, बिरयानी, फेवरेट कार, सुपरा, फर्स्ट कार, एफएक्स, बेस्ट फ्रेंड, डॉक्टर रज़ा, मेंटोर, डॉक्टर रज़ा। बुरे वक्त का साथी, एक नहीं हो सकता। बुरा वक़्त वक़्त पे वक़्त इंसान पे आता रहता है चलिए ना। मल्टीपल बता दें। अ, घर वाले। अच्छा, हमारा एक और सेगमेंट है, फैंस के सवाल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को भी बताता चलूँ, मेरा इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल है जहाँ पे मैं सवाल डाल देता हूँ, अपकमिंग जो भी गेस्ट होते हैं उनका नाम डाल देता हूँ, वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट पे बता सकते हैं, अपना सवाल डाल सकते हैं और वो सवाल फिर मैं गेस्ट से पूछा करता हूँ आप लोगों का नाम बता के। तो अब यहाँ पे ये मेरे साथ पहली बार ये सिनेरियो हुआ है। जो पहला सवाल है, फसी, शुहेब, WKAY2Y, लाहौर कॉन्फिडेंशियल, अब्दुल्ला, अकबर, सफ़ान, ज़रियाब, इन सब का सिर्फ एक ही सवाल था, उसका मजमुआ मैंने मिला के बना दिया है। इन सब का सवाल है, ताहा भाई और राहिल भाई की लड़ाई क्यों हुई, सेपरेशन क्यों हुई? देखिए, कुछ चीज़ें इंसान मेरे ख़्याल से पर्सनल होती हैं और हमारी लड़ाई और सेपरेशन शायद फाइनेंशियल थिंग्स को लेके हुई हैं और पर्सनल भी हो सकती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि यार, मुझे पता है कि मैं जिस भी पॉडकास्ट में जाऊँगा, वहाँ से मुझसे मेरा पास्ट खुरेदा जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे कि यार बस इसके पॉडकास्ट में, राहिल के पॉडकास्ट में ताहा-ताहा करते रहेंगे, ताहा के पॉडकास्ट में राहिल-राहिल करते रहेंगे। इनमें से जो इमैच्योर होगा वो बिल्कुल ही नंगा भी हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं नहीं, मैं एक बिल्कुल वैसे इन जनरल बता रहा हूँ, ऐसे बाकी पब्लिक सवालात के ना लिए भी करूँ है आपसे, कि लेकिन ये इंसान को मुझसे रिलेटेड मेरे ये सवाल इनका ये भी हो सकता था कि यार ताहा भाई आपने रेसिंग कब से शुरू की? और भी सवाल है, और भी सवाल है, आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसका इसका यही सवाल है, अच्छा। नहीं इस सवाल का यही जवाब है। हाँ, मेरे ख़्याल से कि इंसान को उनकी पर्सनल लाइफ़ में जीना चाहिए और दूसरों को जीना देना चाहिए। कुछ डिसीज़न्स अच्छे होते हैं, कुछ गलत होते हैं, हम सारे इंसान हैं, हमसे और शायद भाई देखिए, जिंदगी आप दोनों के लिए बेहतर हुई, ऑब्वियसली यार। चीज़ें बेहतर हुई। देखिए, कुछ चीज़ें मैं मेरा ये कहना है, मेरा ऐसा मानना है कि अल्लाह पाक जो भी करता है ना, हमारे बेहतरीन के लिए आज करता का बुरा आगे के अच्छे से वाबस्ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। है। ये बहुत बातें उनके इनको लिए ज़रा होती मुश्किल हैं, होगा समझना। जो बातें उनके लिए होती हैं, जो कुछ होते हैं। सही बात है। बस, तो अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हैं, जब भी बातें हो रही हैं, तो लोगों को मिर्च मसाला चाहिए होता है, मेरी तरफ से नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से ये है कि जी हमारी कोई पर्सनल रीज़न्स होंगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, व्हाटएवर द रीज़न इज़ बिटवीन अस। तो और जो भी हमारा डिसीजन, हम दोनों इन चीज़ों को ओन करते हैं आई गेस, और हम अपनी लाइफ में खुश हैं। हमारे बच्चे भी ये पॉडकास्ट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो आई डोंट वांट टू सेट a bad बैड example एग्जाम्पल। for them as well. वेरी गुड यार, वेरी इम्प्रेसिव, आई विल अप्रिशिएट इट। फादी और अब्दुल्ला का है कि विल वी सी ताहा एंड राहिल भाई टुगेदर एवर? I don't think so. आपने बोला था यार बुढ़ापे में यार। बुढ़ापे में, हाँ, आफ्टर 50s और 60s में भी जब हमारा कोई चीज़ किसी काम का नहीं होगा, तो हम वो पुरानी चीज़ें याद कर लेंगे, अगर मिले तो। मेरी हमेशा दुआ रहेगी। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा वक्त गुजारते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है। मुझे नहीं पता आपको यही चीज़ कितने लोगों ने बोली, लेकिन मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरी हमेशा दुआ रहेगी कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हों। इंशाल्लाह यार, हाँ, वो वैसे वक्त वैसे बताता चलती है। रहे, सब चलती रहे, लेकिन ना पर्सनल लेवल पे चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जाएं, ये मेरी बॉस, हमेशा दुआ रहेगी देखें, यार। ये बात ये कि हम भी जवान खून हैं, वो भी जवान खून है। अबे कहाँ जवान हो, दाढ़ी सफ़ेद आ रही है यार ये अभी। तो दाढ़ी अभी अभी कलर नहीं कलर, करी, तो तुमने ये बात बोल दी। अभी मैं साफ सुथरा होके आता ना तो 2 साल और छोटा लगता। लेकिन अभी तो हो गया ना यार। अच्छा, अल्फा शहरी का है, आप जब रेसेस चलाते थे कभी सोचा
था इस मकाम पर होंगे, आपका पैशन ही प्रोफेशन बन जाएगा, अंडा मोड़ से यूके तक का सफर। यस, बिल्कुल। मैंने यूके जाने से 2 महीने पहले तक भी नहीं सोचा था कि यूके चले जाएँगे। ये तो ऑल ऑफ देखो, एक बिज़नेसमैन या आप एक एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो वी बिल्ड बिज़नेसेस। अगर आप अपनी किसी भी चीज़ के साथ एनरोल्ड हैं और वो आपकी धुन के साथ चिपका हुआ है ना, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बिज़नेस। बात ये है कि अगर आपकी 5 ब्रांचेज़ हैं और 5 दुनिया के अंदर हैं, तो क्या लुई वुइटन के मालिक हर ब्रांच को जाके देखते हैं? नहीं। वो सीईओ ऑफ द कंपनी अपने अलग जगह पे बैठ के, और उसने अपने नीचे सारे लोग रखे हुए होते हैं जस्ट टू रन द बिज़नेस। पाकिस्तान की सोच ये है कि ओहो, इसकी फेस वैल्यू है तो हम इसके पास जाएँगे। आपको आना है आप आएँ, आपको नहीं आना आप नहीं आएँ। इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स ऑल अबाउट द रेट्स। काम अच्छा लगे तो आए, वरना नहीं आए। नहीं आना नहीं आए, आप मुझसे ये नहीं छीन सकते बॉस जो मैं लिखवा के आया हूँ। बेशक, बहुत अच्छी बात की आपने। अनस रजा का सवाल है, व्हाट आर द थिंग्स दैट ड्राइव अ वर्कशॉप, लेबर और सेल्फ स्किल्स? I think if you guys are desperate enough to open up a workshop, you need to go to a workshop जहाँ पे आप नीचे से पानी लेके काम करना। मेरी अपब्रिंगिंग और मेरे हाथ चलाने का सारा सिस्टम, आसिफ भाई पूना ऑटोज वाले उस्ताद जी, सदर जाता था, मैं उनसे काम सीखता था। हमें पता होता है कि ये डेंट कैसे निकलेगा, पेंट को कैसे करना है, प्रेप कहाँ से होगा, मेटल के ऊपर कौन सा प्राइमर लगेगा, हमें पेंटर नहीं बताता। मैं पेंटर को लाके वो गन्स देता हूँ कि इसकी कितनी फुहार रखनी है, आपने कितना पीछे रखना है, क्या पीएसआई सेट करना है। जब आपको कुछ नहीं पता होगा तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द लेबर, और लेबर अगर वर्कशॉप चलाने लगे तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू हैविंग अ वर्कशॉप, बिकॉज आप यू विल बी ऑलवेज ब्लैकमेल्ड बाय ऑल ऑफ देम सो स्किल्स आर कि मोर जी इम्पोर्टेंट। आपको क्या पता ये कितनी देर में खुलता है, आपको क्या पता है ये हेड में कैसे टाइमिंग बनती है। तो हमें सब पता है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, और लोग हमें देख के बोल रहे हैं कि जी ये तो ऐसे पता नहीं कैसे यहाँ तक पहुँच गए। अजान का सवाल है, व्हाट आर द मेन थिंग्स चेंज्ड व्हेन कन्वर्टिंग अ कार? Everything, फ्रेम और everything. चेसिस को छोड़ के। So these are the concealed frames. जो फ्रेम का मतलब ये होता है कि बॉडी विद रेयर फेंडर्स एंड ए पिलर्स, तो जो चीज़ डिटैचेबल होती है वो सब निकल जाती है, कुछ भी नहीं बचता। एवरी क्लिप, एवरी नमदा, कारपेट, जो हीट प्रोटेक्टिव शील्ड्स होती हैं, सब कुछ चेंज होता है। हम सब खोल के पैक करके ले आते हैं। उसके बगैर कन्वर्जन का फ़ायदा नहीं है ना, कि अगर आप बोनट खोलें उसमें पुराने लटके हुए नमदे लगे हुए हों अंदर इंजन रूम के, तो अच्छा नहीं लगेगा। जब फ्रेश गाड़ी आती है उसकी सब चीज़ें, नई क्लिप्स, एक-एक चीज़, सब कुछ नया लगता है। और जो चीज़ें, अगर कोई यूज्ड गाड़ी है उसमें कोई चीज़ चेंज होने की ज़रूरत तो यार चेंज भी ऑब्वियस सी कर। बात है, इफ यू आर ऑर्डरिंग अ 2012 और 10 मॉडल C63, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? उस बंदे ने क्या सिपारा पढ़ने के लिए ली हुई होगी या दूध दही लाता होगा? बिकॉज यू हैवंट सीन द कार फकिंग अराउंड इन जापान और एनी अदर कंट्रीज, सो इट्स बीन यार क्या गाड़ी है 4.5 ग्रेड की, आपको थोड़ी पता है ये 15,000 इसकी क्या रिमांड लिया हुआ है। सही तो बात है। keep in mind there are some certain things which is rubber joints including all the front and rear bushes, जो शाफ्ट के बुशेस होते हैं, डोनट रबर जिसे कहते हैं, योर लिंकर, ड्रॉप लिंक्स, ऑल द कॉइल्स, पुलीज एंड सम अदर रबर पार्ट्स, दे हैव अ एज। ये एज करती हैं अपने वक्त के साथ, कोरोला हो, क्रूजर हो या मर्सिडीज हो। ये BMW मर्सिडीज तो वैसे ही यार कुत्ते जैसी होती हैं, 1 साल में 7 साल बुढ़ी हो जाती हैं बिल्कुल ही। तो अब आप बोलो कि मैंने तो जापान से ऑर्डर किए, तो भाई आपने 0 मीटर थोड़ी ऑर्डर किए यार। वो जहेज में 2-4 प्रॉब्लम लेके आती है, बट यू हैव टू एड्रेस देम। तो वो आप एड्रेस करते हैं कन्वर्जन के ऑब्वियस दौरान? सी बात है यार, मैं तो ठीक। मतलब मुझे पता होता है कि मैं बकेट्स भी लेके आता हूँ अपने साथ, मैं रबर जॉइंट्स भी लेके आता हूँ, बिकॉज आई नो द मेंटालिटी ऑफ अ क्लाइंट कि जी आई जस्ट अ ब्रांड न्यू कार, मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी में कोई आवाज़ ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर वी आर चार्जिंग 5 lakhs पर कार और 4 lakhs पर कार, तो वी हैव टू इन्वेस्ट समथिंग ऑन द बुशेस एंड ड्रॉपलिंग। 30-35 हज़ार रुपए की चीज़ें, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। ठीक हो गया। अब्दुल्ला का सवाल है, वेयर इज ब्लैक W213 E63S which did the first draggy and was the fastest E63S at that time? इट्स नाउ विद द काजी गैरेज किड, ओके, ठीक हो गया। wrapped in Madeira, Madeira red, I guess. मतीरा रेड। Madeira red.
अच्छा भाई, इनकी आईडी का नाम है आवारापन। ओह आवारापन माय का गॉड! ये क्या नाम है, क्वेश्चन है, हाउ मच सुपरा विल कॉस्ट व्हेन ताहा अंसारी बॉट मेरे सुपरा? आगे तो इमरान हाशमी आ रहा है अभी आवारापन सुन के ना, लेकिन चलो वापस आ जाता हूँ मैं। हाउ मच वो तो भूल आपने गया बताया है। मैं भूल गया, अल्लाह की कसम, वो पहली आखिरी सीन आ हाँ, रहा था गोलियां छोलियां लगने हाँ। वाला, मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में चला गया। भाई जब आपने पहली सुपर, मुझे ऐसा लगता है हाउ मच सुपरा विल, उसने थोड़ी सी अंग्रेजी ऐसी, हाउ मच विल सुपरा कॉस्ट व्हेन ताहा अंसारी बॉट सुपरा, हाउ मतलब जब मच आपने वाज सुपरा। तो फर्स्ट सुपरा वो आपने बैक इन बताया द था। डेज 700 व्हील बनाने का, क्योंकि आई गॉट लकी इनफ टू गेट माय हैंड्स ऑन माजिद्स एक्स सेटअप व्हिच वाज मे बी 800 हॉर्स पावर। तो इंजन भी मिल गया, गियर भी मिल गया, डिफ भी मिल गया, सब कुछ ही मिल गया। मैं ये लेने जाता तो सब कुछ बहुत महंगा होता, उन दिनों 12-15 लाख रुपए का सब कुछ मिल गया मुझे। एक ईसी और एक टर्बो डाला, गाड़ी में सब कुछ डाला, तो 40-45 लाख की गाड़ी डंडा रेडी 800-900 हॉर्स पावर की। आज अभी मेरे ख्याल से, सच्ची वाली बता दो यार था भाई। मैं अभी का खर्चा बताऊं जो ब्लू सुपरा पे अभी खर्चा हुआ है। ब्लू सुपरा शादी 2J वाली गाड़ी, Look, if you have an NA Auto Supra and 600। you wanted to have a 6-speed Gatrek जो Supra का होता है, not from the BMW 330 या किसी के बीच 6 speed वाला, Gatrek is now 35 to 40,000 dirhams, which is like 35 लाख 36 लाख रुपए। Supra VVT अगर ऑटोमेटिक इंजन भी आप खरीदते हैं जो कट के साथ है, मेरे ख्याल से वो भी कोई 30,000-25,000 dirham का है। डिफरेंशियल इज अनदर 10,000 dirhams। तो यार ये करोड़ रुपए के आसपास तो खड़े हैं आप वैसे ही, सिर्फ ये सामान के साथ बेसिक। ठीक हो गया था भाई, थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन नॉलेज which you have provided to me and to the viewers. Thank you for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ इनको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला बिल्कुल, बहुत होगा, लंबा मुझे भी बहुत पॉडकास्ट हुआ है कुछ हमारा, मेरे ख्याल से सीखने इसमें के से लिए बहुत मिला। सारी चीजें आप निकाल देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल अनकट अनएडिटेड, मतलब लाइक एडिटेड एज इन के कुछ भी कटता नहीं है हमारा, गालियां बिल्कुल थोड़ी सी यार, वो सिर्फ बीप हो जाती हैं, वो बीप हो जाएंगी, वो आप बेफिक्र हो जाए। लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक थैंक यू यू फॉर सो योर मच, टाइम, थैंक बहुत यू सो अच्छा मच लगा जी। आपसे बात करके। इंशाल्लाह व्यूअर्स अगली पॉडकास्ट में फिर हमारी हॉट सीट पे एक और हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीक सेम टाइम 3 बजे मैं पॉडकास्ट लाइव कर देता हूँ। आप लोग के कोई कमेंट्स हों, कुछ चीज़ आप चाहते होंगे मैं बेहतर करूँ, या कोई आप लोग का सजेशन हो, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के। इंशाल्लाह अगले वीक मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।